हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ये क्या हो रहा है यार? अभी ये मैं नाचता हुआ क्यों दिख रहा हूँ यार? ये आप सभी को दिख रहा है क्या? ये कोई टेक्निकल इशू है क्या? एक सेकंड बच्चों, एक मिनट देखना जरा क्या हुआ है। अरे कहीं लाइट का डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रहा? रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? अरे यही तो मैं आज पढ़ना है। प्रैंक था, हटाओ इसको। तो बेटा, आज हम इसी डिस्टॉर्शन को तो पढ़ने आए हैं, आज हम इसी चीज को तो डिस्कस करने आए हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ इस समय इस ग्लास में पेंसिल के कितने टुकड़े नजर आ रहे हैं, तो कितने बोलोगे? दो? तीन? अब अगर ढंग से देखो तो ये पेंसिल तो एक साबुत पेंसिल है। इसका मतलब इसके एक भी टुकड़े नहीं हुए थे। पर आपको क्यों टुकड़े नजर आ रहे थे? क्योंकि लाइट की बेंडिंग हो रही थी, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था रिफ्रैक्शन हो रहा था। और आज हम इसी रिफ्रैक्शन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से जूम आउट करते हैं और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, आ जाओ। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं कि वाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। आखिरकार रिफ्रैक्शन होता है तो क्यों होता है भाई साहब? चलो इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है और उसको चलाने के लिए मैंने आपको एकदम चिकनी रोड दे दी है, एकदम बिना ट्रैफिक जाम की, बिना किसी दिक्कत की, नई गड्ढे, कोई गड्ढे नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। आपको जितनी तेज गाड़ी चलानी है आप चलाओ। अब आप बताओ, आप गाड़ी धीरे चलाओगे या भगाओगे? अरे सर, ये कोई पूछने वाली बात है? ये कोई सोचने वाली बात है? हम तो गाड़ी को 100% भगाने वाले हैं सर, बहुत तेज। उसकी टॉप स्पीड आज ही चेक करने वाले हैं हम। बिल्कुल सही। तो देखो, तुम लोग को आइडिया है कि कभी भी तुम्हें साफ रोड मिलेगी, सीधी रोड मिलेगी, भगाने के लिए मिलेगी, तुम भगा दोगे गाड़ी। पर अगर वही मैं पूछूं कि यार सुनो यार, रोड की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है यार, थोड़ी कीचड़ विचड़ है यार, थोड़ी गंदगी है यार, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं यार, गड्ढे वड्ढे हैं यार, तो क्या आप गाड़ी भगाओगे? नहीं सर, अब थोड़ा ध्यान से चलाएंगे, हमको अपनी जान प्यारी है, तो ईजी चलाएंगे, ईजी ईजी चलाएंगे, धीमे धीमे चलाएंगे। तो भाई ये तो बात हो गई गाड़ी की ना। तुम्हें पता है कि रोड की कंडीशन पे गाड़ी की स्पीड डिपेंडेंट होती है, मतलब जैसे जैसे रोड की कंडीशन होगी वैसे वैसे गाड़ी की स्पीड होगी। पर वही चीज आपको लाइट पे भी लगानी आनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही। लाइट के साथ भी यही चीज होती है जो आपकी गाड़ी के साथ होती है। लाइट भी मीडियम देख के चलती है। किसी किसी मीडियम में लाइट बहुत तेज चलती है, लाइट को लगता है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और किसी किसी मीडियम में लाइट थोड़ी सी धीरे चलने लगती है, उसको लगता है यहां दिक्कत आ रही है। तो हम लोग कोई भी मीडियम को देखें तो लाइट की स्पीड हर मीडियम में अपनी अपनी होती है। किसी किसी मीडियम में लाइट बहुत तेज चलती है, किसी किसी मीडियम में लाइट स्लो हो जाती है, तो किसी किसी मीडियम में लाइट बहुत स्लो हो जाती है। और ये बात डिपेंड करती है, नहीं नहीं, मीडियम में कितने गड्ढे, नहीं मीडियम में गड्ढे नहीं होते। मीडियम में कितने स्पीड ब्रेकर है, नहीं स्पीड ब्रेकर भी नहीं होते। मीडियम कितना डेंस है, और ये कोई मामूली डेंसिटी नहीं है। इस प्रकार की डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। तो लाइट किसी मीडियम में कितना तेज चलती है, ये उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करके देती है। अब सबसे आसान मीडियम कौन सा होता है जिसमें लाइट एकदम तेज चल ले? वो मीडियम है हमारा वैक्यूम, जिसमें लाइट कहती है भाई मुझे भागने दो, मुझे चलने दो, मुझे दौड़ने दो। जिस मीडियम में लाइट को कोई दिक्कत नहीं आती, लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड शो कर सकती है, उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, वैक्यूम में लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल के दिखाती है। इस स्पीड को जब साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट कैसे किया वो बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन अभी के लिए जब स्पीड को कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, और इसी को बोला गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम लाइट की स्पीड को बच्चों वी से ना दिखा के सी से दिखाते हैं, और वैक्यूम की वजह से मैंने नीचे छोटा सा वी लिख दिया है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जब लोगों ने निकाला तो वो निकल के आया लगभग लगभग 3 × 10⁻⁸ अबे ये कोई छोटी स्पीड है? ये कोई छोटी स्पीड है? समझो 3 × 10⁸ इसके जीरो उतारो, और ये भी मीटर पर सेकंड में है। अरे गोली की रफ्तार होती है 100-200 मीटर पर सेकंड, ये तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मतलब भाई साहब लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। साउंड वाउंड सब पानी पीते हैं, लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सब अगल बगल के हर चीजें हट जाते हैं। इनफैक्ट आगे जाके आप पढ़ेंगे कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम स्पीड है इस दुनिया की। यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज यही है, लाइट ही है। इसके तेज या इससे तेज, इससे ज्यादा तेज कोई चल ही नहीं सकता, वो भी वैक्यूम में,
वो मैक्सिमम दिखाती है, सबसे तेज स्पीड दिखाती है। अब अगर हम बात करें किसी और मीडियम की, जैसे कि मान लीजिए ग्लास की या पानी की, तो पानी में लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। सो अब आपको जो स्पीड मिलेगी वाटर में, वो स्पीड वैक्यूम की स्पीड से थोड़ी सी कम मिलती है। वही अगर हम और डेंस मीडियम ले लें, जैसे कि तेल ले लें, तो अगर तेल ले लिया जाए, ऑयल ले लिया जाए, तो ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से अलग होती है। इस वजह से ऑयल में लाइट अलग रिफ्रैक्शन दिखाती है और पानी में लाइट अलग टाइप का रिफ्रैक्शन दिखाती है। सो ऐसे में जो ऑयल है उसके अंदर आपको मिलेगा स्पीड और कम, और एज कंपेयर टू वैक्यूम वो और कम स्पीड नजर आती है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, यार सुनो, पानी में स्पीड मान लीजिए आधी हो गई, ऑयल में स्पीड मान लीजिए 1/3 हो गई, किसी और मीडियम में स्पीड मान लीजिए 1/4 हो गई, किसी और मीडियम में स्पीड 1/6 हो गई। तो लोगों ने कहा यार सुनो, ये स्पीड तो वैक्यूम की स्पीड से कम ही होती चली आ रही है, तो एक काम करते हैं यार, ये जितनी कम होती चली आ रही है उसको एक नंबर से डिनोट कर देते हैं। तो लोगों ने क्या किया, एक अपने आप से टर्म बना लिया कि कितने गुना स्पीड कम होती चली आ रही है। तो किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम से कम होती है, सबको पता था, पर जितने गुना कम होती है लोगों ने उसको म्यू लिखना स्टार्ट कर दिया। और आज से हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट की इसकी स्पीड मीडियम में जाकर के वैक्यूम की स्पीड से म्यू टाइम्स कम हो जाती है। कितने टाइम्स? म्यू टाइम्स। एक बार और बोलो, कितने टाइम्स? म्यू टाइम्स कम हो जाती है। और इसी म्यू को आगे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया, जो कि ये बताता है कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। सो म्यू आपको बताएगा कि आपकी लाइट की स्पीड कितनी गुना कम होती है, हाउ मच टाइम्स द लाइट स्पीड डिक्रीजेस, एंड इसका असली फॉर्मूला होता है CV बाय CM। CV यहाँ पे वैक्यूम वाली स्पीड है और CM यहाँ पे मीडियम वाली स्पीड। अगर पानी है तो पानी की स्पीड लिखनी पड़ेगी नीचे, अगर ऑयल है तो ऑयल की स्पीड लिखनी पड़ेगी, जिसकी भी बात कर रहे हो आप उसकी स्पीड यहाँ लिख सकते हो। और इसी को बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई। तो आपसे कोई तुमसे पूछे ना यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, तो उसको बोलना यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितने गुना कम हो जाएगी। जैसे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है, तो तुमको क्या समझ में आना चाहिए कि इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम की स्पीड की आधी हो जाएगी। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम की स्पीड का 1/3 स्पीड हो जाएगी। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 11 है, इसका मतलब लाइट की स्पीड इसमें 11 गुना कम हो जाएगी। तो अब से तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी फीलिंग अंदर तक बैठ जानी चाहिए कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें या इसका यूनिट सिस्टम देखें, तो ऊपर और नीचे का यूनिट सिस्टम कट जाता है। ऊपर और नीचे का यूनिट सिस्टम मीटर पर सेकंड कट जाता है। इस वजह से इसका जो यूनिट सिस्टम होता है, बच्चों मेरे मुंह से डायमेंशनल फॉर्मूला निकला क्या, वो 11वीं कक्षा में पढ़ लोगे। तो यूनिट सिस्टम जो होता है ना, वो हम लोग कहते हैं कि भैया कोई यूनिट सिस्टम नहीं है, इट इज यूनिटलेस। क्या बोलेंगे इसको? यूनिटलेस। इट्स जस्ट अ नंबर, ये केवल एक नंबर है, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। अब जरूरी नहीं नंबर इंटीजर हो 1 2 3 4, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया 1 2 3 4। ये नंबर 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, 6.25 भी हो सकता है। ये नंबर कोई भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि ये नंबर 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब 1 किसके लिए? ये 1 खुद वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम को वैक्यूम से ही कंपेयर कर लोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने लिख दिया 1, म्यू अगर मैंने लिख दिया 1, तो ये खुद हमारा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पर किसी और मीडियम की बात करें जैसे कि पानी, तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 4/3 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑयल की, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लगभग लगभग मैच करता है, जो कि लगभग 3/2 होता है। तो इसका मतलब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट सिस्टम नहीं होगा, वो हमें ये बताएगा कि कितने गुना लाइट की स्पीड कम हो गई है, और वो नंबर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और अगर 1 लिखा है तो वो वैक्यूम के लिए ही हो सकता है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके दिमाग में सेट हो चुका है, और अब आपको ये नहीं लग रहा कि आपने रटा है कि सर मैंने तो फॉर्मूला पढ़ लिया CV/CM। नहीं बेटा, CV/CM नहीं, ऐसे सोचो कितने गुना लाइट कम हो रही है, कितने गुना उसकी स्पीड कम हो रही है, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फीलिंग अच्छे से देगा। अब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, तो जरा बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, जो हम यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, हम लोग अपने घर में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मान लो तुम्हारे 90 नंबर आए हैं, ठीक है, 90 मार्क्स आ गए तुम्हारे साइंस में, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुटाई हो गई। क्यों? क्योंकि बगल वाले के 95 नंबर थे, हैं। और मान लो तुम्हारे 60 नंबर आए हैं और आज तुम लड्डू खा रहे हो। क्यों? क्योंकि बगल वाले के 55 नंबर आए थे।
क्या है कि हमारे यहाँ जो माहौल सेट होता है वो इससे नहीं होता कि हमारे नंबर कितने हैं, वो इससे सेट होता है कि हमारे बाजू वाले के नंबर कितने हैं, हमारे दोस्तों के नंबर कितने हैं, हमारे कज़न के नंबर कितने हैं, हमारे रिलेटिव्स के नंबर कितने आए थे। तो मतलब हमारी दुनिया ज़्यादातर काम करती है रिलेटिव पे, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन पे। और जब एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर किया जाता है तो इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जब बेटा वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट बोला जाएगा, और अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं पानी को ऑयल से, ग्लास को ऑयल से, या ग्लास को वाटर से, तो ऐसे में इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो सर जरा समझा दीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अरे बड़ा सिंपल सा टर्म है। अगर आप किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम के टर्म्स में कंपेयर करना चाहते हो, एक मीडियम को दूसरे से कंपेयर करना चाहते हो, सो मान लो आपको सोनू को कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू मोनू है, तो भैया क्या करोगे, सोनू कितने नंबर लाया ऊपर लिख देना, सोनू तेरे नंबर बता दे, मोनू तेरे नंबर बता दे, सोनू के नंबर ऊपर लिखे, मोनू के नंबर नीचे लिखे, तैयार हो गया। क्या बोलेंगे इसको, सोनू विद रिस्पेक्ट टू मोनू। वैसे मैंने बोला सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता का मतलब क्या है, आपने बोला सर सीता को कंपेयर करो गीता से, सीता को रखो ऊपर, गीता को रखो नीचे, तो सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप कहते हो सर मुझे मीडियम 1 को कंपेयर करना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इतना बड़ा WRT ना लिख के केवल μ1 2 लिख दो, उतने में समझ में आ जाता है, या इसको ऐसे भी लिख दो μ1 2, तो लोग इससे भी समझ जाते हैं कि 1 मीडियम को 2 से कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब आप ऊपर रखना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और नीचे रखना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। वही अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कंपेयर करना है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मतलब 2 और 1 ऐसे लिखूंगा, या मैं 2 और 1 ऐसे लिखूंगा, और इस समय डिवाइड करूंगा μ2 बाय μ1। बिल्कुल सही। तो ये दो अलग मीडियम को कंपेयर करने में हमारी मदद करता है। इससे हमें ये पता चल जाता है एक मीडियम दूसरे से ज्यादा डेंस है या एक मीडियम दूसरे से कम डेंस है। केवल दो मीडियम्स को आपस में कंपेयर करने में हमारी मदद करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते समय बच्चे μ1 बाय μ2 तो सही लिख लेते हैं, या μ2 बाय μ1 तो सही लिख लेते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग आती है सीता गीता सोनू मोनू। लेकिन गलती कहाँ होती है पता है आपको, गलती होती है जब स्पीड की बात आती है। अब उनसे बोलते हैं कि बेटा इसमें स्पीड रखना, तो बच्चे बोलते हैं हाँ अभी रखो, अभी रख देते हैं, अभी रख देते हैं, लो C1 बाय C2। ओए यार गलत हो गया, इतना सा बचना है हमको। C1 बाय C2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ढंग से सोचो तो μ1 खुद कौन है, μ1 तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि वैक्यूम से कंपेयर करके बना था। μ2 खुद कौन है, μ2 भी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वैक्यूम से कंपेयर करके बना था। इसका मतलब μ1 खुद में कौन हुआ, CV बाय CM1 या C1, ठीक है, और μ2 खुद हुआ CV बाय C2। तो ये लोग खुद CV अपॉन C1 है, CV अपॉन C2 है, इसलिए CV का टर्म कट जाता है और C2 बाय C1 आंसर आ जाता है। तो थोड़ा लिखने की जगह वहां पे कम बची है, मैं साइड से लिख देता हूं, पर आप देख लेना क्या आएगा, C2 बाय C1 ये हमारा आंसर होगा। वैसे अगर हम μ2 बाय μ1 को कंपेयर करेंगे तो इसमें C1 बाय C2 आएगा। इसका मतलब ये भी समझ में आ जाता है कि जो म्यू है वो C के उल्टे रिश्ते में चलता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम। सच बात है ना, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, तो इसलिए उल्टा रेशो नजर आएगा। क्लियर। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये तो 1 से भी छोटा हो सकता है। भाई सोनू के नंबर आए 80, मोनू के नंबर आए 100, तो भाई सोनू का नंबर 80, मोनू का नंबर 100, सोनू विद रिस्पेक्ट टू मोनू आंसर 1 से छोटा हो गया। तो हो सकता है मैं ग्लास और वाटर को कंपेयर कर रहा हूं, तो जब मैं वाटर ऊपर रखता हूं तो वाटर लेस डेंस है, ग्लास नीचे रखता हूं तो ज्यादा डेंस है, तो आंसर 1 से छोटा भागता है। और वही अगर मैं ग्लास ऊपर रखता हूं और वाटर नीचे रखता हूं तो आंसर 1 से बड़ा भागता है। तो बेटा ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये तेरा 1 से छोटा भी हो सकता है और ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, कैन बी लेसर और ग्रेटर देन 1। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इससे हमको फील हो जाता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, और ये कैसे डिसाइड होता है, ये उस मीडियम की डेंसिटी से डिसाइड होता है। और इस डेंसिटी को कोई मामूली डेंसिटी मत समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, मैं एक बार एक बच्चे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, ऑयल ज्यादा डेंस है या पानी? कहता सर चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे?
कह रहा सर बड़ा आसान सा है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। मैंने कहा कैसे करते हैं? कह रहा सर उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें ऑयल को पानी में डाल के देखना है। और सर आप जानते ही हो ऑयल पानी पे तैरता है, तो सर ऑयल हो गया लेस डेंस और पानी हो गया डेंस, तो पानी नीचे आ गया और ऑयल ऊपर आ गया। बात तो सही कही तूने, लेकिन तूने जो डेंसिटी अपने मन में सोचा और यहां जो डेंसिटी मैं बात कर रहा हूं वो अलग अलग है। मैं यहां पे ये वाली डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। ये वाली डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से बनती है, ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग। ये फ्लूइड्स वाली डेंसिटी, इस डेंसिटी को मास डेंसिटी कहते हैं। हम मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये तू कौन होता है डिसाइड करने वाला, कौन ऊपर कौन नीचे? ये तू मत कर, ये होने दे, इसको साइड से रख दे। ये ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट डिसाइड करती है। लाइट कहती है भाई मुझको ये इसमें दौड़ना मजा आ रहा है, इसमें दौड़ने में मजा नहीं आ रहा है। लाइट को ऑयल में दौड़ने में मजा नहीं आता, पानी में दौड़ने में ठीक ठीक मजा आता, वैक्यूम में दौड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता। तो लाइट तो भाई अपने हिसाब से ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करती है। आगे जब आप 11th 12th में आएंगे तो आपको पता चलेगा और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज हम लिमिटेड रखेंगे 10वीं कक्षा, ठीक है? चलिए सर, बहुत अच्छे से सर हमें ये समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मामूली डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करनी है, और ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। हमें ये भी क्लियर हो गया कि दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट हमें ये बताता है कि हम वैक्यूम के सामने कितने कमजोर हैं, और हम हमेशा कमजोर मिलते हैं, इसलिए आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है। और हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो मीडियम को कंपेयर करने का मौका मिलता है, किसको बड़ा रख रहे हैं, किसको नीचे रख रहे हैं, किसको बड़ा रख रहे हैं, किसको छोटा रख रहे हैं, उससे 1 से बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। तो अब हमें रिलेटिव भी क्लियर है, एब्सोल्यूट भी क्लियर है। पर सर एक सच सच बात बताना, ठीक है हम समझ गए, हमने भी पहले भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, हमें भी पता है लाइट की स्पीड कम होती है, हमें भी आइडिया है कि लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वजह से लाइट में स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। पर सर हम जब डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्रैक्शन की, तो हमने किताबों में पढ़ा है कि उसमें लिखा होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सर ये क्या लिखा है आगे? द बेंडिंग, क्या 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 दोबारा बोला? द बेंडिंग। सर ये बेंडिंग बेंडिंग क्या होता है सर? मतलब ठीक है मीडियम बदल गया, स्पीड बदल लो, इससे इससे मुड़ने की क्या जरूरत है? वाई शुड वी बेंड? वाई शुड लाइट बेंड? बेंड क्यों हो रही है भाई, मुड़ क्यों रही है? ये क्या मतलब है? स्पीड कम हो जाएगी तो मैं मुड़ जाऊंगा? कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई कुछ तो लॉजिक होगा इस बात का। चलो इसको एक लॉजिकली बात से समझते हैं। तो अब थोड़ा सा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? बेंडिंग के ऊपर। अभी किस पे फोकस था? स्पीड के ऊपर। अब स्पीड की वजह से बेंडिंग क्यों होने वाली है वो समझते हैं। तो चलिए आइए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए वापस से वो कीचड़ वाली रोड है जो मैं शुरू से स्टार्ट किया, और एक गाड़ी लेके आप फिर से आ रहे हैं। अब इस बार आप गाड़ी जब लेकर के आ रहे हैं तो आपने क्या हुआ, आपको पता है कि आपकी गाड़ी वैक्यूम में तेज चलती है, तो आपने पहले चिकनी रोड पे चलाई गाड़ी, और चिकनी रोड पे आपकी गाड़ी तेज आ रही है, ठीक है? ये आ रही पी 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 पी, और एकदम से आ गया कीचड़। अब तुम्हें पता है कि जब कीचड़ में गाड़ी एंट्री मारेगी तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, है ना? नहीं नहीं, वो स्लिपिंग वो सब नहीं सोच रहे, बस ये सोच रहे हैं ब्रेक ब्रेक भी नहीं लगाने, चलने दो तुम तो तुम्हें पता है ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। क्यों ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी? क्योंकि सर हमारी गाड़ी के जो आगे के टायर है ना, वो कीचड़ में एंट्री मारेंगे, उनका घूमना दिक्कत हो जाएगा। घूमने में दिक्कत होगी तो सर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली यहां से स्लो हो जाएगी, तो यहां से आएगी पी 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 पी, तो यहां ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो हो गई। पर 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 मुझे कुछ बेंडिंग वेंडिंग दिखा क्या? नहीं यार, सीधी गाड़ी आ रही थी, सीधी घुस जाएगी, इसमें क्या है? तो सीधी गाड़ी आई और स्पीड चेंज हुई और सीधी ही चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल। अच्छा एक चीज और पूछता हूं आपसे कि एक बात बताओ, इसमें दो टायर जो आगे वाले थे उसमें से कौन सा टायर पहले कीचड़ में घुसा? सर वो तो दोनों टायर एक साथ घुसे थे। हाँ बिल्कुल सही, ए टायर बी टायर दोनों साथ में घुसे थे, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों टायर एक साथ स्लो हो गए। वेरी गुड। अब जरा इधर आओ, एक काम करते हैं, उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं। उल्टे एग्जाम्पल में अब आपको कीचड़ से बाहर निकलवाते हैं। फिर से आप आए, पी 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 निकल गए, और मैंने आपसे पूछा कि फिर से आपकी स्पीड क्या होगी? एकदम से चेंज होगी। आपकी स्पीड में क्या होगा? चेंज आएगा। गाड़ी के दोनों टायर क्या होंगे? एकदम से चिकनी रोड पे आ जाएंगे। और अभी भी आपको स्पीड का चेंज दिखेगा, लेकिन आपको कोई बेंडिंग फेंडिंग नहीं दिखेगी, है ना? तो ऐसे केस में देयर इज नो बेंडिंग। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना।
व्हाट विल हैपन अगर गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी आने चालू हो जाए। जरा गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा लेके आते हैं, फिर सोचते हैं क्या होगा। चलिए, ये गाड़ी ना ऑलरेडी थोड़ी सी टेढ़ी सी आ रही है, तो ये टेढ़ी सी गाड़ी आई और आप फिर से लेकर आए, पिप 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 करते हुए आए, और ये पिप 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 करते हुए आपकी गाड़ी तेज चल रही थी। अब क्या हुआ बच्चों, अगर इस समय पूछूं मैं आपसे कि आपके दो गाड़ी के टायर हैं आगे के, ए और बी, तो जरा सोच के बताइए कौन सा टायर पहले एंट्री मार देगा कीचड़ में। तो जो ए टायर है वो पहले से ही एंट्री मार देगा कीचड़ में, और जैसी ए टायर पहले से एंट्री मार देगा कीचड़ में, आपका बी टायर तो फास्ट है, ए टायर स्लो हो गया। हाँ, तो आपके हाथ में पेन होगा इस समय, तो जरा पेन उठाइए, है ना, और जरा ऐसे आइए, ऐसे ऐसे आइए, ए बी ए बी ए बी, अभी तक तो स्पीड सेम है, ए बी यहां तक भी स्पीड सेम है। अब ए को थोड़ा स्लो कर रहे हैं और बी को थोड़ा फास्ट करना है बच्चों, तो ए थोड़ा सा स्लो रखेंगे और बी थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, तो अपने आप से आपको पेन में रोटेशन फील होगा। तो जरा फील करके देखते हैं, ए स्लो बी फास्ट, ए स्लो बी फास्ट, और जैसे ही मैंने किया, अरे रे 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 रे, मेरे को यहां की तरफ बेंडिंग महसूस हो रही है, क्योंकि ए स्लो हो गया बी फास्ट हो गया। गाड़ी मुड़ जाएगी। ऐसी तो टैंक मुड़ते हैं, टैंक के पास स्टीयरिंग थोड़ी ना होता है, टैंक के आगे के टायर ऐसे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, टैंक में तो चेनें होती हैं, और टैंक को अगर मुड़ना है तो वो एक जगह की चेन को रोकता है, दूसरी जगह की चेन को घुमा देता है, फिर दूसरी जगह की चेन को रोकता है, इधर की चेन को रोकता है, इधर की चेन को घुमा देता है, तो इस तरीके से टैंक मुड़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक जगह की स्पीड बढ़ रही है और एक जगह की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, इस वजह से एक तरफ के रोटेशन की वजह से आपकी गाड़ी इस तरफ मुड़ जाएगी। बिल्कुल सही है। और चलो इसी को एक बार और लगा के देखते हैं, और इस बार कीचड़ से बाहर निकल के देखते हैं। तो जब हम कीचड़ से बाहर निकलेंगे तो जरा फिर से सोच के बताइएगा, कौन सा टायर है जो कीचड़ से पहले बाहर निकलेगा। सोच के बताओ, ये ए ये बी, तो जरा इसमें सोच के बताओ, ये आई गाड़ी आपकी पिप पिप करती हुई, और ये कौन सा टायर है जो कीचड़ से पहले बाहर निकलेगा। सर ए वाला। और अगर ए वाला टायर पहले बाहर निकलेगा तो क्या ए की स्पीड फास्ट हो जाएगी या स्लो। सर कीचड़ से बाहर निकल लेना, तो कीचड़ से बाहर निकलते में तो ए की स्पीड तेज हो जाएगी, तो ए की स्पीड तेज हो गई और बी तो स्लो रह गया, तो मतलब ए राइट की तरफ गाड़ी को मोड़ देगा। इसका मतलब गाड़ी इस तरफ मुड़नी चाहिए, तो गाड़ी ए फास्ट है बी स्लो है, ए फास्ट होने की वजह से गाड़ी हल्की सी दाईं तरफ मुड़ेगी। तो मतलब फीलिंग तो आ गई कि हाँ यार, गाड़ी तो मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे के दो टायर में से एक तेज रह जा रहा है और एक स्लो रह जा रहा है, तो गाड़ी में हमको मुड़ मुड़ाव बेंडिंग फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो बेंडिंग हम अभी तक फील नहीं कर रहे थे, चाहे हम रोड से कीचड़ में जाएं या कीचड़ से रोड में जाएं, पर जैसे हमने टेढ़ी टेढ़ी गाड़ी डालनी स्टार्ट करी, वैसी वैसी हमें बेंडिंग फील होनी स्टार्ट हो गई। आपने एक बात खूबसूरत सी शायद नोटिस ना करी हो, पर कुछ बच्चों ने, मुझे पता है, शानदार तरीके से नोटिस कर ली होगी, कि उनको दिख गया होगा कि कहीं बेंडिंग कहाँ की तरफ हो रही है। तो जब आप लोग चिकनी रोड से कीचड़ में जा रहे हो तो बेंडिंग अंदर की तरफ हो रही है, और जब आप कीचड़ से बाहर निकल रहे हो तो आपकी बेंडिंग बाहर की तरफ हो रही है। इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि बेंडिंग कब अंदर की तरफ होती है और कब बाहर की तरफ होती है। बिल्कुल सेम चीज आपको लाइट के साथ महसूस करनी है। सर, तो क्या लाइट भी एक गाड़ी है क्या? नहीं, गाड़ी तो नहीं है, पर लाइट के आगे जाके आप पढ़ोगे 11th-12th में, ये सब बातें बहुत काम आती हैं, कि लाइट भी एक वेवफ्रंट मॉडल पे चलती है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर मेरी पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखना, उसमें लाइट की एक फीलिंग दी थी जिसको मैंने वेवफ्रंट मॉडल से समझाया था। तो लाइट भी वेव्स के फॉर्म में चलती है, और जिसमें से एक हिस्सा अगर पहले घुस गया और एक हिस्सा बाद में आएगा तो लाइट की वेव मुड़ जाती है, और इस वजह से लाइट में बेंडिंग आती है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग होता है? नहीं, बेंडिंग तो तब होता है जब टेढ़ी लाइट आती है, रिफ्रैक्शन तो बिना बेंडिंग को भी कहते हैं। तो एक्चुअल में डेफिनेशन में बच्चों हल्का सी गलती है, आपको पता होनी चाहिए। द बेंडिंग ऑफ लाइट, अरे बेंडिंग ना भी हो तो भी रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट की स्पीड बदल जाना, पर उसकी वजह से बेंडिंग हो जाना, ये आपको टेढ़ी लाइट में देखने को मिलता है। और इसी वजह से जब मैं मेरी पेंसिल, यार वो कोई बात नहीं, इसमें डुबो देता हूँ, अभी तो और अटपटी सी लगेगी, तो जैसे में जब मैं ऐसे पेंसिल से डुबो देता हूँ, तो इसी बेंडिंग की वजह से, इसी टेढ़े मेढ़ेपन की वजह से आपको इस पेंसिल के बहुत सारे हिस्से नजर आने लगते हैं। क्लियर एकदम? सर बहुत मजा आया, हमको पहली बार बेंडिंग समझ में आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जब आपको बेंडिंग समझ में आ गया तो फिर तो अगली चीज बड़ी सिंपल हो जाती है कि भैया फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉस क्या हुए,
किस तरीके से लाइट को पढ़ा गया। हमने लाइट को अलग अलग एंगल पे मार के देखा, देखा अंदर कितनी कितनी बेंडिंग हुई, और अच्छी तरीके से एंगल फैंगल देख करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लॉज बना ली, जिनको बोला गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं लॉज कैसे काम करते हैं, उससे पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं। जब भी लाइट किसी मीडियम से आएगी उस मीडियम को लिख लेंगे म्यू 1, जिस मीडियम में जाएगी हमेशा उस मीडियम को लिखेंगे म्यू 2। नहीं दिख रहा, कलर चेंज, कलर चेंज, चटक लाल कलर, तो म्यू 2। ठीक है, चलो अब यहां पर आए अपन, एक म्यू 1 मीडियम से आ रहे हैं, एक म्यू 2 मीडियम में जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे जो मीडियम में घुस गई। अब ये हमने बनाया बीच में नॉर्मल, आप लोग जानते हैं दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। हमने ऐसा नॉर्मल रिफ्लेक्शन में भी बनाया था, और सारे एंगल नॉर्मल से ही देखने होते हैं। सो यहीं से देखा पहला एंगल जिसको नाम दिया एंगल आई, यहीं से देखा दूसरा एंगल जिसको नाम दिया एंगल आर, और अब बन गया आई और आर का रिश्ता। क्या रिश्ता बना सुनिएगा। तो बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको निकाला है। वो तो हम क्या करते हैं, हम तो हर 5-5, 10-10 मिनट में 100-100 साल की कहानी एक बार में सुना देते हैं। बहुत मेहनत करके बहुत सारी आई की वैल्यू चेक की गई, बहुत सारे आर की वैल्यू चेक की गई, पता चला आई का आर से रिश्ता तो था, रिश्ता तो था। अब जब बहुत बार चेक किया गया तो पता चला कि आई का आर से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, पर इनके साइन का रिश्ता है। नहीं बेटा, सिन नहीं, पाप नहीं, पाप नहीं, साइन, SIN, साइन, इनके साइन का रिश्ता है। और क्या रिश्ता है कि जब जब हमने साइन ऑफ आई को उसके करस्पॉन्डिंग साइन ऑफ आर से डिवाइड किया, तब तब वो कांस्टेंट निकल के आया। मतलब मैंने यहां से आई बदला होगा, यहां आर बदला, यहां से आई बदला, यहां से आर बदला, अलग अलग आई पे अलग अलग आर आया। पर जब जब मैंने साइन ऑफ आई को साइन ऑफ आर से डिवाइड करके देखा, ये एक हमेशा कांस्टेंट निकल के आया। और इसी को बोला गया द फर्स्ट लॉ, द फर्स्ट लॉ ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। आगे जाके इसका नाम स्नेल्स लॉ हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ आप रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। और धीमे धीमे हमें इस कांस्टेंट के बारे में भी आइडिया लग गया कि ये कांस्टेंट कौन है। पता है कांस्टेंट कौन निकला? ये कांस्टेंट निकला म्यू1। क्या? म्यू1। सर म्यू1 अबे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसमें जा रही है अपॉन जिससे आ रही है। तो जिसमें जा रही है अपॉन जिससे आ रही है, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कांस्टेंट बन के बगल में खड़ा हुआ था। तो खैर 10th क्लास में इतने ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में बातें लिखी हुई हैं। मैंने एक बार रीड आउट कर लिया था पढ़ाने से पहले, तो एनसीईआरटी में सब बातें लिखी हुई हैं। लेकिन ये यूज़ करने का भी आपको काम नहीं मिला है। तो आपको केवल याद रखने का काम मिला है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज आल्सो रिटन एज म्यू2 बाय म्यू1। दस आवर लॉ विल लुक आई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1। ठीक है, याद रहेगा पक्का। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या है? तो सेकंड लॉ तो वही है, वही पुराना घिसा पिटा, घिसा पिटा। हाँ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सब कुछ सेम प्लेन में होना चाहिए, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और सेम प्लेन वाली बात मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लेना, मैंने पहले ही समझा दिया है कि सब कुछ मेरे बोर्ड पर, सब कुछ तेरी कॉपी पर, तीनों रे एक ही प्लेन में होनी चाहिए। डन, इजी, बहुत ही आसान, सिंपल लग रहा है आप लोग को? यस सर, इजी लग रहा है सर। तो सर हमें रिफ्रैक्शन के लॉस बहुत अच्छे से समझ में आ गए, पर सर एक बात बताओ, इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हमें कुछ अटपटी चीज़ें देखने को मिलती है? मतलब हाँ सर, हमने बेंडिंग फेंडिंग तो देख ली, टेढ़ा मेढ़ापन तो देख लिया, पर सर थोड़ी सिंपलिस्टिक चीज़ें नहीं बता सकते? कोई आसान सा रिफ्रैक्शन से देखने की चीज़ मिल जाए? है अपने पास एक रिफ्रैक्शन से बड़ी सुंदर चीज़ है, और वो चीज़ दिखाने के लिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चलो एक सुंदर सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है, और तुमने अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा सेटअप है बच्चों, जिसके अंदर मैंने एक्वेरियम में पानी भर लिया है, और अंदर एक वाइट बोर्ड पे लिख दिया है रिफ्रैक्शन, और ये बोर्ड वही है जिसको हमने जमीन पे चिपका के रखा हुआ है। अब इस समय आपको जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ऊपर नजर आ रहा होगा। ऐसी तब होता है जब आप लोग कभी किसी डैम के किनारे जाते हैं, तो आप लोग को लगता है कि पानी उतना गहरा नहीं होता, या स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं साइड से तो लगता है पानी उतना गहरा नहीं है, पर जैसे ही स्विमिंग पूल में पैर डालते हैं या पानी के डैम के किनारे जाके पैर डालते हैं पानी में, तो पता चलता है एक तो पानी ठंडा है और दूसरा पानी गहरा भी है। क्योंकि जो इस समय आप डेप्थ देख रहे हैं वो रियल डेप्थ नहीं है। इस
कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में एपरेंट डेप्थ कहते हैं। और अगर आपको जानना है कि इसकी रिफ्रैक्शन की असली डेप्थ कितनी है तो चलो इस एक्वेरियम को सरकाता हूँ, और थोड़ा सा मिट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकाता हूँ और आप देखना कि इसकी असली डेप्थ कितनी नजर आती है। तो जैसा कि आप अंतर देख पा रहे होगे कि ये रिफ्रैक्शन मैंने यहां लिखा था और ये आपको यहां इतना ऊंचा नजर आ रहा है, तो ये ऊंचाई जो आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही है ये जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में एपरेंट डेप्थ कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम किसी चीज को डुबो दें, जैसे कि चलो एक कॉइन डुबोता हूं उसमें, तो कॉइन तो नहीं मिला पर ये सेल मिल गया, तो असली में सेल को यहां होना चाहिए, ये इसकी रियल डेप्थ है ना। अब ये जो हमारा सरफेस है इतना चौड़ा तो है नहीं, पर जब मैं इसको पानी में डुबोता हूं तो अब देखो ये कितना ऊंचा नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने पता नहीं कितना ज्यादा ऊपर बना रखा है इसको। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में एपरेंट डेप्थ कहते हैं। पर ये एपरेंट डेप्थ हुई क्यों, इसका डायग्राम कैसा दिखेगा और ऐसा ऊपर से देखने पर आपको ऐसा दिखता क्यों है, वो मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, आ जाओ। तो हमें एपरेंट डेप्थ दिखी क्यों, उसको हम लोग जरा डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पानी है जिसके अंदर मैंने कॉइन डुबो रखा है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और देखा हमने इसको ऊपर से था, मतलब बिल्कुल ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कॉइन का क्या नजर आया, उसकी एपरेंट डेप्थ क्यों नजर आई। तो चलिए इसको समझने के लिए काम करते हैं, हम कॉइन से ना दो लाइट चलाएंगे। तो हमारा कॉइन पानी में, इसको वाटर लिख लेते हैं, चटक लाल कलर से पानी लिख लेते हैं, और यहाँ पे एयर लिख लेते हैं जो कि हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। कॉइन जब हम ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो कॉइन से कम दो लाइटें चलानी पड़ेंगी, ये हमारा रूल होता है। तो पहला रूल के हिसाब से हम एक लाइटें चलाएंगे, मैं आसान रखता हूं, एक लाइटें बिल्कुल सीधी चला देता हूं। क्यों बच्चों, क्योंकि सीधी लाइटें के साथ बड़ी अच्छी बात है सर, सीधी लाइटें कोई डेविएशन नहीं दिखाती, अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकती है, बिल्कुल एज इट इज जैसे हम चाहते हैं वैसे निकल जाती, कोई बेंडिंग फेंडिंग देखने को नहीं मिलती। आपने बहुत अच्छे समझा दिया आज की क्लास में। पर जो दूसरी लाइटें मैं चलाऊंगा वो लाइटें जाएगी हमारी डेंसर से रेयरर। अब ज़्यादा दूर नहीं चलाना वरना आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो थोड़ा पास ही गिराना। तो ये दूसरी लाइटें हैं, और ये दूसरी लाइटें जो है ये बेंड होगी अवे द नॉर्मल। क्यों सर, अब एक गाड़ी निकाली थी हमने कीचड़ से बाहर, तो कहाँ बेंडिंग हुई थी, अवे द नॉर्मल, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे बेंडिंग होगी अवे द नॉर्मल। और अगर ये अवे द नॉर्मल, थोड़ी आंख बड़ी सोच लेना बच्चों, तो अगर बेंडिंग अवे द नॉर्मल होगी तो तुमको जो दो लाइटें मिली वो दो लाइटें ये वाली हैं, तो क्या ये आगे जाके कभी मिल पाएंगी? तुम्हारी आंखों पे ये लाइटें जब पहुंची तो क्या ये तुमको आगे जाके कहीं इंटरसेक्शन दिखाएंगी? नहीं, इसका मतलब रियल इमेज तो नहीं बन सकती। पर अगर मैं दो लाइटें को पीछे की तरफ खींचूं, और इसको खींचने की जरूरत है, इसके बगल वाले को तो खींचने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी तो खींची की चाहिए, तो ये तो मैंने पीछे खींच ली, पर इसको पीछे खींचने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ खींचूं तो मुझको नजर आती है एक वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि जो इंसान इसको ऊपर से देखेगा उसको कॉइन यहां नजर आएगा, यहां नजर नहीं आएगा। और इसी डेप्थ को हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं, और इस डेप्थ को हम लोग रियल डेप्थ कहते हैं। तो असलियत में कॉइन इतना नीचे, लेकिन हमको वो उठा हुआ सा महसूस होता है। अब ये एग्जैक्टली कितनी डेप्थ होती है क्लास 11th में आ जाना, पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल आइडिया लेना था कि अच्छा हमको एपरेंट डेप्थ क्यों दिखती है, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। अब बच्चों आप लोग को ये आइडिया लग गया कि एक सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और उससे हमें एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। पर बात यह है कि अगर दो सरफेस आ जाएं तो रिफ्रैक्शन एक सरफेस से ना करते हुए हम दो दो सरफेस से करने की कोशिश करें, एक बार घुसते समय एक बार निकलते समय। सर क्या बताना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूं क्या रिफ्रैक्शन को हम लोग स्लैब से कर सकते हैं, ग्लास के, करके देखें? तो चलो एक काम करते हैं, पहले ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करके देखते हैं, ठीक है। और एक बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार करेंगे, फिर सिमुलेशन से समझते हैं उस बात को, और फिर तुमको मैं बताता हूँ इस 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। पर उससे पहले थोड़ी सी फीलिंग बढ़ाने के लिए एक बार स्लैब देख लेते हैं, और एक बार एक चीज और दिखाता हूँ जिसको तुम लोग किस नाम से बुलाते हो, प्रिज्म। तो स्लैब और प्रिज्म ये दो चीजें सिखाता हूँ, फिर लौट के आता हूँ। चलो, तो बच्चों यहां पर मेरे पास एक लेजर है, और आप देख सकते हो उसकी बीम कितनी तगड़ी सी है। अब अगर इस लेजर के सामने मैं एक ग्लास स्लैब लगा लेता हूं तो क्या लाइट अपने रास्ते से भटकती है? बिल्कुल भी नहीं, लाइट अपने रास्ते से टस से मस नहीं हुई, मतलब कोई डिफ्लेक्शन या कोई डेविएशन नहीं देखने का मौका लगा। सो यहाँ पर जो हमारे ग्लास स्लैब्स होते हैं उनकी ये आदत होती है कि लाइट को अपने रास्ते से कभी भी भटकाते नहीं है। तो जब भी आप ग्लास स्लैब का डायग्राम बनाएंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको लाइट में कोई भी डिफ्लेक्शन या डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करना होता है।
पर क्या होगा अगर मैं इसको प्रिज्म से रिप्लेस कर दूं और इसके पास भी दो सरफेस होते हैं, बस अंतर ये है कि इसके जो दोनों सरफेस होते हैं ये पैरेलल होते हैं, ये ग्लास स्लैब है, इसके जो दोनों सरफेस है वो पैरेलल है, पर जो प्रिज्म होते हैं उसके दोनों सरफेस आपस में किसी एंगल पे होते हैं। चलो एक बार प्रिज्म लगा के दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं इसके बीच में एक प्रिज्म लगाता हूं तो जरा देखते क्या रास्ते से लाइट भटकती है। ओफो, इसने तो लाइट को पूरा भटका दिया यार। तो ये देख सकते हो आप लोग कि लाइट अपने रास्ते से बकायदा पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। सो मतलब हमारे जो प्रिज्म होते हैं वो डेविएशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे ग्लास स्लैब नहीं कर सकते। खैर ये सब चीज़ें हम केवल फीलिंग के लिए पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़ना है रियलिटी में वो तो लेंस है। तो चलो इसके थोड़े थोड़े डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद लेंस डिस्कस करते हैं। आ जाओ बोर्ड पे जल्दी से। चलो सारी बातों को जल्दी से रे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो जब मैंने ग्लास स्लैब पे एक लाइट को मारा तो आपने क्या देखा कि लाइट बिल्कुल सीधी निकल गई, क्योंकि लाइट में कोई भी डिफ्लेक्शन कोई भी डेविएशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। पर यही लाइट को जब मैंने एक प्रिज्म पे फेंक के मारा तो आपको लाइट में वो मुड़ना मुड़ाना डेविएशन रास्ते से भटक जाना सब कुछ नजर आया। तो ये प्रिज्म की क्वालिटी भी होती है जो हम डिस्कस करते हैं आगे जाकर कि प्रिज्म जो होते हैं वो डेविएशंस को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करके दिखाते हैं। वही अगर मैं इस पे व्हाइट लाइट फेंक के मारता तो हमें डिस्पर्जन भी देखने का मौका मिलता। पर अभी हम एक पर्टिकुलर कलर की लाइट मार रहे हैं, रेड कलर की। मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने ग्रीन कलर की लाइट मारी, मोनोक्रोमेटिक लाइट मारी, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी डिस्पर्जन नहीं दिख रहा है, केवल आपको डिफ्लेक्शन और डेविएशन देखने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर नो डेविएशन और यहाँ पर डेविएशन। पर अगर मान लीजिए मैं इस पे ज्यादा लेजर्स मारता, मतलब बीम मारता लाइट की, अभी एक सिंगल रे जैसी फीलिंग आ रही है, पर अगर मैं इस पे एक लेजर ऐसी टाइप की मारता जिससे मेरे को थोड़ा फील होता कि पूरी लाइट कहाँ गई, तो सीधी लाइट सीधी ही रह जाती है और इसमें लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, लेकिन बाद में जाकर वो सीधी की सीधी रह जाती है। इसका मतलब लाइट शुरू में भी इंटरसेक्शन नहीं दिखा रही थी, बाद में भी इंटरसेक्शन दिखा रही थी। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या लाइट पिचकी, क्या लाइट फैली, तो आपको बोलना है नहीं सर, ना इसने लाइट को पिचकाया या फैलाया, ना इसने लाइट को पिचकाया या फैलाया। हाँ, इसने लाइट को आप ये कह सकते हैं कि लाइट को डेविएट कर दिया, रास्ते से भटका दिया, पर पिचकाया नहीं, एक बिंदु पे पिचकाया नहीं या एक बिंदु से डाइवर्ज नहीं किया। और अगर मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो लाइट को पिचका सकती है एक सिंगल पॉइंट पे, और एक ऐसी चीज भी है जो लाइट को फैलता हुआ महसूस करा सकती है। चलो तो ये आप जानते हो, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जिसको हम लोग प्यार से कॉन्वेक्स लेंस भी बुलाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस आपने पहले भी देखे होंगे, हमारे पास इस तरीके से लेंस जो होते हैं इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जो कि कन्वर्जिंग इन नेचर होते हैं। कन्वर्जिंग, जब भी आप कोई कॉन्वेक्स लेंस को देखते हो तो दोनों तरफ से उठे हुए होते हैं, है ना, आपने छू छू के देखे होंगे, तो इस तरीके से दोनों तरफ से ये उठे हुए होते हैं, इनको हम कन्वर्जिंग लेंसेज कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स लेंसेज। और वही दूसरी तरफ अगर आपने ऐसे दबे हुए लेंसेज देखे हो तो इन पे लाइट मारने से ये लाइट को भटकाते हैं, लाइट को फैलाते हैं। तो इनको अगर देखें तो ये दोनों तरफ से दबे हुए रहते हैं, इधर से भी दबा हुआ है, इधर से भी दबा हुआ है, इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। सो कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग इन नेचर वाइल कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग इन नेचर, क्योंकि लाइट को पिचकाते हैं। ये चीजें हमें कहाँ ग्लास स्लैब में और प्रिज्म में देखने को नहीं मिलती, जो चीजें हमें यहाँ स्फेरिकल सरफेसेस में देखने का मौका मिलता है। तो खैर अब हमें केवल डिस्कस इतना सा करना है कि भाई ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की कैसी कैसी इमेजेस बनाते हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं और कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केसेस को समझते हैं। अब इसके केसेस पढ़ने के लिए हमको चलना पड़ेगा पहले बोर्ड पे, पहले ये बातें लिखनी पड़ेंगी और फिर लौट करके आके इसके केसेस को समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। सो लेट्स गो टू बोर्ड और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। क्या देखा हम लोग ने कि जितने भी हमारे स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं ये हमें लाइट को पिचकाने का या फैलाने का काम करके दिखाते हैं। और जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट फेंक के मारते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को एक बिंदु पे पिचका देता है और इसी बिंदु को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, राइट। सो दिस लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। ये कन्वर्जिंग लेंस इन नेचर होता है। वही दूसरी तरफ अगर हम लाइट किसी कॉनकेव दबे हुए लेंस को देते हैं, पिचके हुए लेंस को देते हैं, तो वो लाइट को फैला देता है और वो लाइट को ऐसे फैलाता है कि मानो ऐसा लग रहा है कि लाइट कहीं पीछे पिचकी हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट किसी पीछे बिंदु पे पिचकी हुई थी। ऐसी फीलिंग देने वाले लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको हम कॉनकेव लेंस ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो फोकस होता है जहां पे लाइट पिचकती है वो लाइट की डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ जो लिखा जाता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। और इसमें जो फोकस होता है वो प्रतीत होता है, इट्स नॉट अ रियल फोकस। लाइट असली में नहीं पिचकी है ना, असली में यहाँ पे निकली है, तो हमको बस केवल प्रतीत होता है कि यहाँ से लाइट आती हुई महसूस हो रही है। जो आदमी इसको यहाँ से देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि लाइट पीछे से कहीं आ रही है, डाइवर्ज होती हुई आ रही है, तो उसको ऐसा केवल प्रतीत होता है कि यहाँ पे कुछ है। इसलिए इस फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। और क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव फोकल लेंथ भी कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग इसके फोकस को वर्चुअल फोकस और इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव फोकल लेंथ कहा करेंगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा है बहुत बच्चे रट लेते हैं, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, वहां जाके मिरर में कंफ्यूज कर देते हैं। भैया आप लाइट फेंकना जानते हो, आप लाइट पिचकाना जानते हो, आप लाइट फैलाना जानते हो, आपको पता है फैली हुई चीज को पीछे खींचना पड़ता है और पिचकी हुई चीज तो साफ साफ दिखती है। तो खुद से सोचो ना, किसका प्लस में आ रहा है किसका माइनस में आ रहा है, रटने की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई। अगर अभी से रटने की आदत डालोगे तो 11th-12th में क्या होगा भाई साहब। तो इसलिए रटने की आदत मत डालिए, फील करने की आदत डालिए कि हमने कन्वर्ज होते हुए फील किया, इसलिए पॉजिटिव फोकल लेंथ हो गई, क्योंकि आगे की तरफ फोकस आ रहा था, हमने फैलता हुआ महसूस किया इसलिए पीछे की तरफ खींचना पड़ा, इसलिए नेगेटिव फोकल लेंथ देखने का मौका मिला। डन, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्वेक्स के केसेस की। तो बच्चों जब कॉन्वेक्स के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आपने पढ़ा होगा इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो हमें एक एक करके केस को समझना है। पहले मैं सारे केस दिखा दूं, ये सही रहेगा। तो पहले एक काम करते हैं, सारे केसेस को देख लेते हैं और उसके बाद सारे केसेस को ड्रॉ कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो तो कॉन्वेक्स के केसेस को जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट देख लेते हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स के केसेस अगर देखना स्टार्ट करें तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एरो जैसा, और अब देखते हैं ये लाइट को कैसे फेंक के मारता है। ठीक है, तो हम लाइट को ऐसे स्टार्ट भी कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस समय कहाँ है, बहुत दूर है। किससे, हमारे लेंस से। हमारा लेंस इस समय बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, अगर लाइट जलाऊं तो लाइट जलाने से लाइट कहाँ गई, कहाँ गई, लाइट आ नहीं रही, रुक जाओ, आएगी आएगी। हाँ मैंने नन लिख दिया था, ओह बहुत सारी आ गई, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है प्रिंसिपल, चलो ठीक है, तो कम लाइट रखते हैं। तो अगर हम कम लाइट इस पे मारें, थोड़ी सी 3-4 रेस से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने लाइट इस पे फेंक के मारी, वैसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, आपको क्या लगा, लाइट इसने आगे आके पिचका दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज लगभग 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 फोकस पे ही बनती है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो इमेज हमारी फोकस पे फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इससे पास आया तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, आप उधर देखो उधर देखो उधर देखो, इमेज दूर जानी स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स अ रियल इमेज, दैट्स एन इन्वर्टेड इमेज, दैट्स एन डिमिनिश्ड इमेज। रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, इसलिए हम उसको डिमिनिश्ड कह रहे हैं। इन्वर्टेड कह रहे हैं क्योंकि नीचे बन रही है, और रियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असली इंटरसेक्शन से बन रही है। अब क्या होता जा रहा है, मैं फोकस, ये वाला फोकस जो है, ये वाला फोकस, एक फोकस उस तरफ है एक फोकस इस तरफ है, दोनों तरफ फोकस लेके चलते हैं हम लोग। तो इधर वाला फोकस रियल फोकस है, इधर वाला फोकस वर्चुअल फोकस है। तो इधर वाला प्राइमरी है तो इधर वाला सेकेंडरी है। ठीक है, ऐसे नाम भी दे सकते हैं। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब ये फोकस है, इसकी दूरी देखना कितनी है, एफ। तो इससे डबल दूरी यहाँ कहीं होगी, इसका नाम होगा 2f। यहाँ पर एक पॉइंट होगा 2f। क्यों मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा समझाता हूँ। कि अभी तक आप देख सकते हो कि मैं ऑब्जेक्ट को इस 2f के पीछे चला रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है और मेरी जो इमेज है वो f, और मैं यहाँ पे दोबारा डिस्टेंस देखता हूँ डबल, तो यहाँ पे डबल f, तो यहाँ पे 2f के बीच में है। तो मेरी जो इमेज है वो f और 2f के बीच में, जबकि मेरा ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही मैं इस 2f वाले पॉइंट को अप्रोच करता हूँ और बिल्कुल उस पर आके खड़ा हो जाता हूँ, तो आप मेरी इमेज को देखो, मेरी इमेज उतनी दूर 2f पे जाके खड़ी हो जाती है और बिल्कुल सेम साइज की बननी स्टार्ट हो जाती है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज मेरे को बना के कॉन्वेक्स लेंस देता है। तो यहाँ पर 2f और वहाँ पर भी 2f। अब इमेजिन करो मैं और पास गया तो क्या होगा, तो अब मैं अगर और पास गया तो अब इमेज बड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है। मैग्नीफाइड इमेज है, रियल तो बन ही रही है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड तो बनी रही है, मैग्नीफाइड है।
तो मेरे 2f के आगे रखने से इमेज बड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है, वो भी रियल इन नेचर, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी फोटोग्राफ, सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमेज और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी, और भागती जाएगी, भागती जाएगी, भागती, और अगर हम गलती से फोकस पे चले गए तो इमेज इन्फिनिटी पे भाग जाती है। तो आपका पहला केस बना, जब तक हम 2f पे नहीं पहुंचे थे तब तक हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी f और 2f के बीच में प्राइमरी साइड। जब हम फोकस और 2f, या जब हम 2f पे आ गए तो हमें इमेज सेम साइज की मिल गई। जब हम 2f के आगे आ गए और फोकस के पीछे रहे तो हमें इमेज एनलार्ज्ड मिली, इन्वर्टेड मिली। जब हम फोकस पे ही खड़े हो गए तो इमेज इन्फिनिटी पे भाग गई। और अगर मैं फोकस के आगे आ जाऊं तो आप देखो 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 मेरी इमेज का, अरे ये कौन आया, ये कौन आया, अरे कोई तो आया था, देखना देखना ये पीछे से कौन आ रहा है दौड़ता हुआ, ये मेरी वर्चुअल इमेज आ रही है। तो मेरी वर्चुअल इमेज मेरे पीछे पीछे दौड़ती हुई आ जाती है अगर मैं फोकस के आगे आ जाता हूं। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स के केसेस कहते हैं। तो इस सारे केसेस का डायग्राम अब आपको बनाना आना चाहिए। यहां तो 3-3 लाइटें हैं पर आप केवल 2 लाइटें से काम चला सकते हैं। वो 2 लाइटें कौन सी इंपॉर्टेंट है या 2-3 लाइटें जो आप काम चला सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो पहले इंपॉर्टेंट लाइट रेस लिख लेते हैं बच्चों, कौन कौन सी है हमारे लिए। सो इंपॉर्टेंट लाइट रेस में सबसे पहली लाइट रे, इंपॉर्टेंट लाइट रेस जिससे आप हमेशा डायग्राम बना लोगे, ठीक है। सबसे पहली लाइट रे मैं दोनों के लिए बनाता चलता हूं, कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए। सबसे पहली लाइट रे, जितनी भी लाइटें पैरेलल आएंगी वो फोकस से पास करके जाएंगी। क्या बोला? जितनी भी लाइटें पैरेलल आएंगी सीधी आएंगी वो फोकस से पास करके जाएंगी। अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में भी जितनी भी लाइटें पैरेलल आएंगी वो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस पे मैच करके निकल दी है या खींचने पर फोकस से पास करेंगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया, वेरी क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी का जस्ट उल्टा, फोकस की लाइट पैरेलल हो जाती है। क्या बोला मैंने? फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल हो जाती है, फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल हो जाती है। और इसमें 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 क्या बोलोगे? फोकस पे जाने वाली लाइट पैरेलल हो जाती है। कोई इसके फोकस पे लाइट मारे तो वो उसको पैरेलल कर देता है। तो ये फोकस की लाइट को पैरेलल करता है जो सच में फोकस से आती है, और कोई इसके फोकस पे लाइट मारे तो वो उसको पैरेलल कर देता है। ये है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मैंने किसी के भी ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट मारी तो वो लाइट के साथ कुछ नहीं करेगा, लाइट जैसी है वैसी जाने देगा, कोई 3-5 नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेविएशन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बिल्कुल सेंटर पे मारो सीधी निकल जाती है लाइट। तो यही हम कॉनकेव के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट मारें तो ये लाइट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं बच्चों, इनको आप ध्यान रखोगे ना तो आपका रे डायग्राम धड़ल्ले से बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जरा सी भी देर नहीं लगेगी रे डायग्राम सोचने में। और मैं तो कहता हूं इसकी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप तो ये और ये दो ज्यादा ध्यान रख लो, ये फिर भी कभी कभी यूज करेंगे, पर ये और ये ध्यान रख लो कि जितनी भी लाइट सीधी आएंगी वो फोकस से पास करेंगी या फोकस से डाइवर्ज होती हुई महसूस होंगी, और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाती, सीधी की सीधी, कोई अंतर नहीं पड़ता। चलो अब डायग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायग्राम, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो चलो देखते हैं इमेज कहां बनती है। सो यहां पर मैंने जैसा बताया, एक फोकस इस तरफ, एक डबल एफ इस तरफ, एक फोकस इस तरफ, एक डबल एफ इस तरफ। अब थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे क्योंकि ये चीजें पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, आराम आराम से। तो यहां से हमने लाइट फेंक के मारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो उसने इमेज बना दी फोकस पे, ठीक है। आप 2 लाइटें चलाना चाहते थे तो एक ऑप्टिकल सेंटर पे चला लीजिए, बिल्कुल सीधी जाएगी और यहीं पिचक जाएगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। कैसी इमेज बनी? रियल इमेज तो बनी है, रियल इमेज तो बनी है, बट वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड इमेज है, पॉइंट साइज्ड इमेज है, ठीक है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि लेंस की जितनी दाईं तरफ इमेजेस बनेंगी वो सब आपकी रियल होंगी और बाईं तरफ जो बनेंगी वो आपकी वर्चुअल इमेजेस होंगी, ठीक है। तो ये आपका पहला केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ठीक है, फोकस। और वो भी कौन सा वाला? प्राइमरी फोकस, मतलब दाईं तरफ वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां एक एफ पॉइंट था, यहां एक 2f पॉइंट था, एक पॉइंट f यहां है और एक पॉइंट 2f यहां है, ठीक है। कुछ लोग इसको डैश भी लिख देते हैं, डैश लिखना लिख लो, आपके ऊपर है, आपको लिखना है डैश तो डैश लिख लो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आ गया है 2f के पीछे, तो ऑब्जेक्ट आ गया है 2f के पीछे, दौड़ दौड़ के 2f के पीछे।
अब इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए आराम से, बिल्कुल आराम से 2 लाइटें चलानी आनी चाहिए। चलिए 2 लाइटें चलाते हैं। पहली लाइटें मेरी फेवरेट, सीधी जाने वाली लाइटें कहाँ से जाती है, सीधी वाली सर ऑफ कोर्स सी बात है फोकस से जाती है, आपने ही बताया है, ठीक है। और दूसरी कौन सी ले लें सर, दूसरी ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट प्रॉपर इंटरसेक्शन दिखाती हुई यहां से निकलेगी और अब आपको नजर आएगी एक प्यारी सी, एक सुंदर सी, एक छोटी सी, एक क्यूट सी इमेज। और ये इमेज बनी है बिटवीन एफ एंड 2f। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश लिख दिया तो आपको समझ में आ गया इस तरफ की बात हो रही है। एंड इमेज बिटवीन f एंड 2f, मतलब इमेज बीच में बन रही है। और इमेज के बारे में क्या क्या पता चला, रियल है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है। ठीक है सर, इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब और आगे आते हैं, और कितना आगे आ जाते हैं सर, अब आ जाओ आप 2f पे। तो अगर हम 2f पे ही आके खड़े हो गए, है ना, 2f पे आके खड़े हो गए, यहाँ डैश लिख देते हैं, और तो इमेज देखते हैं कितनी पे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली लाइट सबको पता है, सबसे पहली लाइट कैसी चलाएंगे सर, सबसे पहली लाइट चलाएंगे सर सीधी, और सीधी लाइट जो होती है वो पास करती है फोकस से। और दूसरी लाइट चलाएंगे सर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और जैसी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट चलाई, वो बच्चों देखो 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 क्या हुआ, आपको नजर आया कि इंटरसेक्शन इतनी बढ़िया जगह हुआ है कि आपकी इमेज एग्जैक्टली वहीं बनी है। और मैं आपसे पता क्या कहता हूं, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं ये चीजें, आप आराम से स्केल से करो, आराम से, इतनी जितनी दूरी यहां हो उतनी दूरी यहां लो, उतनी दूरी यहां, उतनी दूरी यहां, आपका डायग्राम ऑटोमेटिकली सही बनेगा। मैं देखता हूं ना बच्चों को ऐसे बनाते हैं, यहां फोकस एक f, इधर लिखते हैं 2f, इधर लिखते हैं 2f, इधर लिखते हैं f, इधर लिखते हैं 2f है। ये ऐसे लिखोगे तो गलत बनेगा ही ना डायग्राम। कम से कम सिमिट्री का तो फायदा उठाओ, जो सिमिट्री है सो है, ठीक है, तो उसका फायदा उठाओगे, अपने आप से डायग्राम सही बनेगा। क्या क्या नजर आया, इमेज एट इमेज एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f डैश, बिल्कुल सही। क्या क्या और बातें समझ में आई, ये हमारी सेम साइज्ड है, ये हमारी इन्वर्टेड है, और ये हमारी रियल इमेज है, क्योंकि ये असली इंटरसेक्शन से बनी है। अगर आप में से कोई बच्चा हो जिसको इमेज और ऑब्जेक्ट में, रियल और वर्चुअल में दिक्कत आती है, तो मेरी पिछली कक्षा जरूर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को और आगे लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट जब और आगे चला जाता है तो ये हो गया f, ये हो गया 2f, ठीक है, ये हो गया f, ये हो गया 2f, और ऑब्जेक्ट आ गया f 2f के बीच में। अब देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी, f पे 2f पे है, ये f पे 2f पे नहीं, ये देखते हैं कहाँ बनेगी। तो इसके लिए फिर से हम रे डायग्राम बनाएंगे, आप लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हो ना, तो कॉपी पेन लेके कर देखना, ऐसे लेटे लेटे मत देखना, लेटे तो नहीं देख रहे, हाँ, लेटे मत देखना, फटाफट बनाते चलो, जिससे प्रैक्टिस अभी की अभी हो जाओ, खत्म खेल। तो जरा ध्यान से देखो इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, ये देखो इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, और ध्यान से देखो इमेज कहाँ आ रही है, इमेज बियॉन्ड 2f आ रही है, सो ऑब्जेक्ट between f dash and 2f dash and image beyond 2f, कैसी इमेज बनी, रियल, कैसी इमेज बनी, एनलार्ज्ड, और कैसी इमेज बनी, इन्वर्टेड। इन केसेस को याद रखना जरूरी होता है, जब मैं आपको आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो इन केसेस को याद रखने की बेहद जरूरत पड़ती है हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उसके और आगे आ गए, और आगे कहाँ आ गए सर फोकस पे आ गए क्या, और क्या बेटा तुम्हारा फोकस तो नहीं बिगड़ गया, नहीं सर फोकस पे आ गए हैं। तो फोकस पे आने से इमेज देखते हैं कहाँ जाती है, अब तो मैं हाथ से बना देता हूँ, ये लाइट गई सीधी फोकस से इस तरफ, और ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, और ये देखो लाइट कैसी हो गई, पैरेलल, और पैरेलल लाइट इन्फिनिटी की तरफ चल देती है। सो ऑब्जेक्ट एट फोकस एंड इमेज, ठीक है, इमेज एट इन्फिनिटी।
अच्छा, तुम लोग एक बात ध्यान रखना, तुम लोग कमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन कमेंट में ये नहीं बताते हो कि तुम्हारे मन में डाउट क्या आया। डाउट जरूर बताया करो, लिखा जरूर करो, बाकी बच्चे भी उस डाउट को सॉल्व करा करेंगे। तो अपने मन में डाउट जरूर लिखा करो। मेरे मन में बहुत सारे डाउट आया करते थे। मेरे को लगता था ये साइज इसका कितना बड़ा लिया जाए, क्या हमेशा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, छोटा साइज लिया जाए तो भी इन्फिनिटी पे आएगी क्या नहीं आएगी। तो ऐसे मन में डाउट्स आते थे, क्योंकि अभी तो आप बड़े लेवल पे ले लो, अगर बिंदु ऑब्जेक्ट दे दूं तो बिंदु ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाओगे। तो ये सब सोचता रहता था मैं, तुम भी सोचा करो। खैर, तुम्हारे लिए तो अभी हाइटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हाइटेड ऑब्जेक्ट्स की इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए, लास्ट केस इसका कौन सा होता है जो सबसे पॉपुलर केस है। सबसे पॉपुलर केस है कॉन्वर्जिंग लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। आपको पता है सर क्या कराने वाले हैं। सर अब फोकस के भी आगे आने वाले हैं सर, रुकने नहीं वाले हैं सर, फोकस के भी आगे आने वाले हैं। और अगर फोकस के भी आगे आ गए, ओ भाई साहब, अब जो इमेज बनेगी वो तो इस तरफ बननी ही नहीं चाहिए। चलो देखते हैं किधर बनती है। तो फिर से एक लाइटें चलाई सीधी, सीधी लाइटें शुड पास फ्रॉम द फोकस। ओके, एक लाइट चलाई ऑप्टिकल सेंटर से। अब जो लाइटें ऑप्टिकल सेंटर से गई और जो लाइटें फोकस से गई, बच्चों थोड़ा सा अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो मैं तो चालाकी करता रहता हूँ, आप भी थोड़ी थोड़ी चालाकी करते रहा करो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करके, देखो चालाकी चल दिया कर, पेंसिल रबर होती है हमारे पास, थोड़ी सी चालाकी चल दी, ठीक है। अब ये लाइटें गई इस तरफ से और ये लाइटें इधर गई, ये आगे के मुंह खोल रही है, ये डाइवर्जिंग हो गई है और ये मुंह खोल रही है। अगर ये मुंह खोल रही है आगे जा करके, इसका मतलब ये आगे जाके तो नहीं मिलने वाली, इसके हालात तो नहीं लग रहे आगे जाके मिलेगी, इसके लग नहीं रहा मुझे कोई आसार की आगे जाके मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इनको पीछे की तरफ खींचा तो मुझको पीछे की तरफ ये मिलती हुई महसूस जरूर होंगी। तो पीछे की तरफ अगर मैं खींचूं तो मुझे मिलती हुई महसूस जरूर होंगी। इसका मतलब मुझे एक वर्चुअल इंटरसेक्शन नजर आएगा और एक वर्चुअल इमेज बनेगी मेरे रियल ऑब्जेक्ट की। दिस इज अ वर्चुअल इमेज of a real object. It is an enlarged image of a real object. It is a erect image of a real object. तो ये मेरी मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड बोल सकते हो आप बोल सकते हो इट इज अ वर्चुअल इमेज, और तीसरी चीज आप बोलोगे इट इज एन इरेक्ट इमेज। सो ऑब्जेक्ट आ गया है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, एंड इमेज बोल सकते बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। इमेज बिहाइंड द लेंस आ चुकी है। डन, यही है कॉन्वेक्स के केसेस, पक्का। और तुमको सारे डायग्राम खुद से बनाने आते हैं ना, तो इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अब सुनो सुनो सुनो, बात खत्म नहीं हुई है, जल्दी से कॉनकेव के केसेस भी देख लेते हैं कि सर कॉनकेव में क्या क्या होता है, जरा बता दो सर जल्दी से। चलो कॉनकेव दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहां पर अब मैं कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ और कॉनकेव में देखते हैं क्या क्या होता है। तो बच्चों अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं लाइट को, है ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लेके चलते हैं, पहले जैसा पहले था ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ, तो जैसी लाइट इस पे हमने फेंक के मारी तो इसने लाइट को क्या किया, डाइवर्ज किया। और डाइवर्ज करने से ये लाइट को आगे जाके तो कतई नहीं पिचकाएगा, आगे जाके तो इंटरसेक्ट करने नहीं देगा, पर पीछे खींचने पर ये इसको इंटरसेक्शन वाली फीलिंग दे सकता है। तो मतलब एक वर्चुअल इमेज पीछे खींचने पर बन रही है। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत पीछे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ कहीं, तो इमेज लगभग फोकस पे आ रही है, वो भी वर्चुअल फोकस, इस तरफ वाला फोकस, उस तरफ वाला नहीं, इस तरफ वाला फोकस। तो ऑब्जेक्ट एट माइनस इन्फिनिटी या पीछे की तरफ इन्फिनिटी, इमेज हमारी माइनस एफ, मतलब उल्टी वाले एफ पे। अब ऑब्जेक्ट पास आया, तो अगर ऑब्जेक्ट पास आया, मुझे बस ये देखना है इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं नहीं आते। और ये देखो इमेज बच्चे की तरह आगे आगे चल रही है उसके, ये देखो ऑब्जेक्ट इतनी पास आ गया, इमेज उसके आगे आगे चल रही है। तो मतलब इसमें मुझे 10-12 केसेस, 5-6 केसेस नहीं पढ़ने हैं, इसमें मुझे केवल एक केस याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आती है, वो भी डिमिनिश्ड, वो भी इरेक्ट, और वो भी वर्चुअल इमेज ही आएगी। तो ये मैं अगली बार से सीधा सीधा ध्यान रख सकता हूं कि मेरे कॉनकेव में मेरे पास बहुत सारे केसेस नहीं होते, कॉनकेव में एकमात्र केस है। अब वो कोई बच्चे, पिछली बार मैं वीडियो बनाया तो बच्चों ने कमेंट किया सर आप उसमें कॉन्वेक्स लेंस था ना, कॉन्वेक्स मिरर था ना उसमें, तो मिरर में सर एक केस भूल गए आप। मैंने कौन सा, कहते सर वो फोकस पे इमेज बनाता है। अबे यार ये खुद से लिख ले यार कि इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो वर्चुअल फोकस पे एक छोटी सी इमेज बनेगी वर्चुअल। पर अगर मैं एक जनरल केस पढ़ाऊं सीधा सीधा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ है, कहीं भी हो, कहीं भी हो,
डज नॉट मैटर। लाइट डायग्राम अच्छा बनना चाहिए तो क्या करो, सबसे पहले एक इधर वाला एफ बना लो, ठीक है, इधर एक एफ बना लो, एक एफ इधर बना लो, इधर, ठीक है। उधर के एफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूं ना, एक एफ इधर बना लो। यहाँ टू एफ भी मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है टू एफ बनाने की, बस ऑप्टिकल सेंटर बना लो, ठीक है। अब सुनना करना क्या है, एक लाइट चलाओ सीधी, बिल्कुल सीधी। ये चाहे लाइट कहां से जाएगी सर, ये आगे जाके फैल जाएगी, पर ऐसी फैलाना कि पीछे खींचने पर फोकस से जरूर पास करे छोटू, ठीक है। तो पीछे खींचने पर इट शुड पास फ्रॉम फोकस, थोड़ा ऐसे बनाना डायग्राम, ठीक है। तो इट शुड पास, अब नहीं पास करा कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, चालाकी तो हमारे किसमें है, जहन में है, चालाकी चलनी तो आनी चाहिए, ठीक है। इसको डिलीट मार देना ऐसे, है रबर लेके काम करना, कहना लो लो लो, बना दिया हमने फोकस, ठीक है। एक ही तो बनाना था, चलो ये हो गया पीछे खींचने पर। और एक लाइट कहां से पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अब जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी उसको देख लेते हैं जरा अच्छी तरीके से। ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये लाइट पीछे खींचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी खींची खिंचाई है, तो इसका मतलब इसको पीछे खींचने का कोई सेंस नहीं है। इसको पीछे खींचता और इसको पीछे खींचता तो ये एक इंटरसेक्शन आता, जो कि मेरा वर्चुअल इंटरसेक्शन है, असली इंटरसेक्शन नहीं है। ये आगे वाली लाइट है बच्चों, इन्हीं को पीछे खींचोगे तो एक इंटरसेक्शन यहां एक आएगा छोटा सा। सो ऑब्जेक्ट वेयर एवर, कहीं भी हो, वेयर एवर डज नॉट मैटर, इमेज बिटवीन, बिटवीन इसको एफ डैश लिख देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। और इमेज के बारे में खास खास बातें बताओ सर, डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, और इरेक्ट है। क्लियर। अब मैंने पिछली बार ये ट्राई नहीं मारा था तुम पर, पिछली बार के वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का, बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। बच्चों ने बोला सर मज़ा आ रहा है, आप 10th के कुछ और लेक्चर्स बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे दिमाग को इंट्यूटिव फीलिंग भी दे इन सब बातों की, कि ऐसे ऐसे हो क्यों रहा है यार, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉन्वेक्स में इतने केसेस हैं, कॉनकेव में 2 1 केस है, ऐसा ओहो वाई क्यों होता है सब। तो चलो तुमको थोड़ी फीलिंग देते हैं, तुमको थोड़ी फिजिक्स समझाते हैं, चलो फिजिक्स समझो। देखो मान लो एक लेंस है जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, कन्वर्जिंग, मतलब चीजों को पिचकाना। मतलब एक मान लीजिए कोई दर्जी है, पैंट सिलने वाला, कपड़े सिलने वाला, सिलाई वाला। वो सिलाई वाले का काम क्या है, आप उसके पास कोई फटी हुई चीज़ लेकर के जाएंगे, आप बोलेंगे सर भैया ये पैंट में यहाँ खोता लग गया है, शर्ट यहाँ से बुशर्ट खुल गई है, ये वाली चीज़ यहाँ से फट गई है, ऐसा ही, तो भैया सिल देंगे उसको, यही काम होता है ना उनका। तो कोई सिलाई करने वाले का काम क्या है, वो सिलाई बुनाई करके वो चीज़ें सही कर देता है, जरा सा कुछ खोता वोता आ गया तो उसकी रफू वफू करके उसको सही कर देता है। सही है, बिल्कुल सही है। ये कन्वर्जिंग लेंस की आदत है कि क्या करते हैं, आप जैसी लाइट को देते हो ये उसको सिल देता है, उसका मुंह पिचका देता है, ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ये आदत है ये, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर समझ गए, इसकी आदतें समझ गए आप, ठीक है। अब सुनना, आप इसके पास एक सीधी सीधी लाइट लेके गए, क्या किया इसने, उसको पिचका दिया, ऑफ कोर्स सी बात है, इसका काम है लाइट को पिचकाना। ओके सर समझ गए, दर्जी का काम है सिलना, इसने लाइट का मुंह सिल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आप अगली बार आए मुस्कुराते हुए और आपने लाइट को थोड़ा सा ऐसा फेंक के मारा, सर ये कैसी लाइट है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया है बच्चों। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लाइट फोकस पे कन्वर्ज मारती है, पर ऑब्जेक्ट मान लीजिए इंफिनिटी पे ना होके थोड़ा पास आ गया। अब ऑब्जेक्ट अगर पास आ गया तो वो लाइट कैसी फेंक के मारेगा, ऐसी 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 लाइट फेंक के मारेगा। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो पैरेलल, पर जब ऑब्जेक्ट पास आ गया, और मैं बिंदु ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, बिंदु ऑब्जेक्ट, तो बिंदु ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो लाइट को ऐसे फेंक के मारेगा, ऐसे। फीलिंग चाहिए, फीलिंग, ये देखो इस डायग्राम में फीलिंग थी। जब हम बहुत सारी रेज लेते हैं तो देखो असलियत में लाइट ऐसी होनी चाहिए। हम तो 2 रे बना करके काम चलाना सीख जाते हैं, पर रियलिटी तो ये कहती है ऑब्जेक्ट से तो सारी लाइटें निकलनी चाहिए, तो इतनी सारी लाइटें होती जिससे तुम काम चलाते हो, ठीक है। हमें ये फीलिंग लेनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कोई 1 2 लाइट थोड़ी ना फेंकता है, वो तो सारी लाइट फेंकता है। अब अगर ये फीलिंग आपको यहां आ गई कि ऑब्जेक्ट लाइट को ऐसे फेंकता है, तो आपको ये समझ में आएगा इसका नेचर क्या है। सर कपड़े सिलना, कपड़े कैसे हुए हैं, फटे हुए हैं, कैसे पता, सर देखो पहले तो सीधे कपड़े थे तो उसने सिल दिए, कहाँ सिल दिए, फोकस पे। अब ऑलरेडी फटे हुए कपड़े हैं, लाइट पहले से फटी हुई है, डाइवर्जिंग है, तो फिर वो क्या करेगा, बोलेगा भैया
ये ऐसे फटे कपड़े मत लाया करो यार, सिलने में टाइम लगेगा। अब हमने कहा भैया सिल दो यार, बहुत अर्जेंट है यार। कह रहा अब उतनी जल्दी नहीं सिल पाऊंगा कि आप सोचो मैं फोकस पे सिल दूं। फोकस पे नहीं सिल पाऊंगा, थोड़ी दूर सिलूंगा। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू, सिल दिया, अच्छी बात है। अब आप और आए, आप फिर मुस्कुराते हुए आए। आपने बोला भैया वो ना कल ना होली थी, होली थी भैया, वो कपड़े ना ज़्यादा फट गए हैं। आप फोकस पे खड़े हो गए, कपड़े ना ज़्यादा फट गए हैं भैया। अब जितने पास आओगे ना बच्चों, अब समझो आपकी लाइट उतनी फटी हुई जाएगी, मतलब उतना उसका मुंह खुला हुआ जाएगा, मतलब उतनी डाइवर्जिंग लाइट जाएगी। अब जितना पास आते जाओगे ना, उसको उतनी दिक्कत आएगी। आप देखो जितना पास आते जाओगे, इसको छोड़ो, इसको देखो, अब जितना पास आते जाओगे ना, उसको कन्वर्ज करने में उतनी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि आप उतनी डाइवर्जिंग लाइट उसको फेंक के दे रहे हो। उसका नेचर तो वो कन्वर्जिंग है। तो आप गए भैया, सॉरी भैया वो कल होली थी, हमने ज़्यादा होली खेल ली, कपड़े फट गए भैया, इसमें प्लीज़ यहाँ पे सिलाई विलाई करके इसको सही कर दो। उनने बोला सही नहीं कर सकता अब मैं, हाँ लेकिन मैं उसका एक सीधा कपड़ा बना के दे सकता हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ। पर तुम इतने फटे हुए कपड़े लेकर के आ रहे हो कि अब मैं उसको सिल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं उसको सीधा कपड़ा बना के छोड़ दूंगा। थोड़ी फीलिंग है, एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन फीलिंग पूरी है इसके अंदर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कह रहे भैया, कहते क्या हुआ भैया, सॉरी भैया मैं तो इसके आगे आ गया। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो, अब क्या ये लाइट को सीधा भी कर पाएगा? नहीं। ये कोशिश पूरी कर रहा है लाइट को सिल दे, लेकिन लाइट तो फटी की फटी रह जाती है, लाइट का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और लाइट आगे जाके पिचकना बंद कर देती है। इसलिए पीछे खींचने पर पिचकती हुई या पिचकी हुई महसूस होने लगती है। इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों फोकस के आगे वर्चुअल इमेजेस बनती हैं? क्योंकि इतनी डाइवर्जिंग लाइट फेंक के मार देते हो कि पीछे खींचने पे भी वो, आगे तो पिचकती नहीं है, पीछे खींचने पर वो पिचकना स्टार्ट हो जाती है। समझ गए? यस। अब इस कहानी अगर तुम सच में समझे हो ना, तो तुमको ना कॉनकेव कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। भैया आपका काम क्या है? मैं तो कपड़े वपड़े ये सब सब फाड़ा फूड़ी वाला काम करता हूँ। मैं तो वो नहीं, वो तो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, वो पीछे दौड़ जाते हैं, वो कपड़े वपड़ा आ जाए उनके पैर वैर पे आ जाए तो खींच के फाड़ी देंगे कपड़ा। तो ये तो उसका नेचर है, डाइवर्जिंग इसका नेचर है। और आप कह रहे हो भैया लो डाइवर्जिंग लाइट, लो भैया अब बताओ क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ले तू ले, ये ले, और डाइवर्ज कर देगा। तो आप उसको डाइवर्जिंग लाइट ही दोगे तो उसको और डाइवर्ज कर देगा, तो कतई आगे जाके इमेज नहीं बननी है। डाइवर्जिंग लाइट दे रहे हो तो और डाइवर्ज कर देगा, पीछे खींचने पर ही मिलेगा, इसलिए इसके हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही बनेंगी। समझे? आया? तो चलो कोई बात नहीं, अगर पिछले 5-10 मिनट की फीलिंग थोड़ी कम रही, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, मैं तो केवल टेस्ट कर रहा था कि आप लोगों को क्या कहानी समझ में आई। और अगर समझ में आई हो ना, तो उसको टाइम स्टैम्प के साथ जरूर नोट करवा लेना, जिससे जो बच्चे अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखना चाहते हैं, उनको इस तरीके से भी समझ में आए कि नेचर डिसाइड करता है कौन सी टाइप की इमेजेस कब कब बन सकती थी किस किस के अंदर। तो क्यों रियल इमेजेस बनी, कब तक लाइट पिच की कॉन्वेक्स के केस में, कब लाइट पिचकना बंद हो गई, कब वर्चुअल इमेजेस बननी स्टार्ट हुई, और कॉनकेव में क्यों ही वर्चुअल बन रही थी लाइट, कभी क्यों नहीं पिचकी, वो आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब आपको केसेस एकदम क्लियर हो गए बच्चों। यस, अब आपके दिमाग में कहानियां सेट हो चुकी हैं। यस, तो वक्त आ गया है हमें लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। लेकिन लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, और हमें लेंस में केवल 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला आप जानते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला। 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है क्या होता है लेंस फॉर्मूला। जब भी हम किसी भी लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूरी पे उसकी इमेज बनाएगा, कैसी ना कैसी, हो सकता है वर्चुअल, हो सकता है रियल, कैसी बना सकता है। तो कोई भी लेंस की दूरी पे कुछ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उसकी इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज की दूरी को हम वी से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो यू वी और एफ को रिलेट करके दिखाए, उसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, जिसका डेरिवेशन अभी 10th में नहीं है। तो हमें केवल 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 फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सर माइनस आता है ना इसमें बीच में? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिरर फॉर्मूला था उसमें बीच में प्लस आता था,
और जो लेंस फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस आता है, इतना सा ध्यान रखना पड़ता है अलग से। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और अगर आप इन सब के लिए भी ट्रिक व्रिक ढूंढ रहे हो ना कि सर किस में प्लस किस में माइनस, इतनी सी बातों के लिए अभी से ट्रिक ढूंढ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो जीवन में। ऐसा मत करो बच्चों, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी चाहिए होगी तो बता दूंगा, पर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये सब तो बेसिक्स होते हैं जो दिमाग में जल्दी सेट हो जाते हैं। दो चीज़ें तो अलग हैं, मिरर में प्लस साइन है और हमारे लेंस में माइनस साइन है फॉर्मूले के अंदर। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें काम आती है इसमें वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में क्या रिश्ता है, और ये तो आप फिर वापस से निकाल सकते हो टेन थीटा की मदद से। और टेन थीटा कैसे निकलता है वो तो आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यहां पर, अच्छा से बनाता हूं, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और मैंने इसकी इमेज बनाई, ध्यान से देख ध्यान से देख, ये गई लाइट और यहां पर इसकी इमेज बनी। तो आप जानते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कौन होगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस होगा, u, ये कौन सा डिस्टेंस होगा, v। तो अगर आप ढंग से देखो, HO बाई यू, टेन थीटा इक्वेट कर रहा हूं, HO बाई यू इज इक्वल टू HI बाई v, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक्चुअल में साइन कन्वेंशन रखूंगा तो ये जनरलाइज हो जाता है, साइन कन्वेंशन रखने पे जनरलाइज हो जाता है। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई है कि भैया जो चीज अपनी होती है उसको जनरलाइज करने के लिए साइन कन्वेंशन रखना पड़ता है। इसमें u नेगेटिव है बच्चों, HO पॉजिटिव है, HI नेगेटिव है और v पॉजिटिव है। तो अगर मैं माइनस इधर और माइनस इधर को मार दूं तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, ही हो v बाई यू, ही हो। ये मेरे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जिसको मैं लेंस में मैग्निफिकेशन कहता हूं। अगर आपको मिरर याद हो तो उसके मैग्निफिकेशन में माइनस आता था, हाँ, माइनस v बाई यू। अब सुनना, जिस तुम कह रहे थे ना ट्रिक चाहिए ट्रिक चाहिए, तो सुनना, जिसके मैग्निफिकेशन में माइनस आता है उसके फॉर्मूले में प्लस आता है, जिसके मैग्निफिकेशन में प्लस आता है उसके फॉर्मूले में माइनस आता है। सर लेकिन किसके मैग्निफिकेशन में माइनस आता है ये कैसे याद करें, ये याद करने का तरीका है एम। क्या एम मतलब, सर एम मतलब मैग्निफिकेशन, एम मतलब मिरर, एम मतलब माइनस। तो मिरर के मैग्निफिकेशन में माइनस आता है तो उसके फॉर्मूले में प्लस आता होगा, और जो उधर होता है इसको उल्टा इधर होता है, तो मतलब यहां मैग्निफिकेशन में प्लस आता है और फॉर्मूले में माइनस आता है। तो वैसे ट्रिक की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए छोटू तुम लोगों को, पर ठीक है चाहिए थी इसलिए बता दी, ठीक है ठीक है। तो एम से याद कर लेना, मिरर में मैग्निफिकेशन में माइनस होता है तो उसके फॉर्मूले में प्लस होता है, इसके मैग्निफिकेशन में प्लस होता है इसलिए इसके फॉर्मूले में माइनस होता है। याद रहेगा, पक्का, क्लियर है। तो बच्चों यही दो फॉर्मूले बस अब हमें यूज करने हैं धड़ल्ले से, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। तो अब आने वाले 15-20 मिनट मैं आपको सवाल कराने वाला हूं, उसके लिए मुझे इस पे सवाल लगाने पड़े तो जरा जल्दी से आता हूं, लौट के आता हूं, आप लोग के लिए सवाल लेकर के आता हूं और फटाफट एनसीईआरटी के सारे सवाल इसके बाद हम लगा डालेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आता हूं लौट के। तो चलो जल्दी से फटाफट क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। तो जितना मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ा दिया है उस पे आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो लेंस हो, इनके क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, और फिर मैं जाते जाते तुमको एक छोटा सा टर्म फीलिंग और मीनिंग दोनों बता के जाऊंगा, व्हाट इज पावर, तो एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा into water, does the light ray bends towards the normal और away from the normal। तो आज तो तुमने पूरी फीलिंग ले ली है, तुम्हें पता है कि गाड़ी और कीचड़ वाले एग्जांपल तुमने कितने अच्छे से समझ लिया कहाँ बेंडिंग होती है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो बेंडिंग हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, अंदर की तरफ होती है, और वही जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो लाइट अवे द नॉर्मल बेंड होती है, हमेशा बाहर की तरफ। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप लोग अगर एयर से पानी में जाओगे तो एयर से पानी, तो एयर तो रेयर होती है, तो एयर रेयर, वाह अच्छी राइमिंग हो गई, तो एयर तो रेयर होती है, तो रेयर से डेंसर में जाओगे तो बेंडिंग हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल नजर आएगी, तो इसका आंसर होना चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो आंसर लिख लीजिएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका रीजन भी यही होना चाहिए, व्हेनेवर द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बस इतना सा इसका आंसर होना चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर का अगर नहीं दिया जाता तो हमें 1 मानना होता है, एक्चुअल में तो 1.003 कुछ होता है, पर आप तो 1.5 मान के काम चलाओ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड बताइए अगर एयर के अंदर की स्पीड आपको दी गई है, मतलब वैक्यूम की स्पीड आपको दी गई है, वैक्यूम की स्पीड और एयर की स्पीड लगभग सेम होती है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं।
तो हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है CV बाय CM, राइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का दिया गया है वो हमें दिया गया 1.5 विच इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे जो स्पीड इन वैक्यूम है वो है 3 × 10⁸। यहाँ से हम मीडियम की स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब ग्लास की स्पीड निकाल सकते हैं। 1.5 इसको 2 बार मारेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे बोला था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फीलिंग लेके चलिएगा। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है इसने लाइट की स्पीड को 1.5 गुना कम कर दिया होगा। तो आप कह सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, यहां से भी आंसर 2 × 10⁸ डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ टेबल से आधारित है, एनसीईआरटी में काफी सारी टेबलें दी गई हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी कंफ्यूज मत करना, ये दो डेंसिटी में मैंने आज अंतर समझाया तुम लोगों को। तो ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट के हिसाब से देखी जाती है। उन्होंने एक टेबल दी है कि भाई इससे देख के बता देना। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मीडियम इन विच द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है जिसके अंदर। तो भाई लोएस्ट तो साफ साफ नजर आ रहा है हमारा एयर, और अगर वैक्यूम लिखा होता तो हम वैक्यूम को लोएस्ट बोलते, तो लोएस्ट तो हमारा एयर है। और हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट यहां से चलते हैं, ओ हो डायमंड। डायमंड भैया सबसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी दिखा रहा है, मतलब इसमें लाइट की स्पीड सबसे कम या लीस्ट या स्लोएस्ट नजर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन हाँ, एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट उसमें चलेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी फास्ट लाइट। सबसे तेज लाइट वैक्यूम में चलती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर में भी ठीक ठीक चल देती है वैक्यूम के बराबर क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 के होता है। तो अभी देख लेते हैं 0003। ठीक है, हाँ तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास फास्टेस्ट किस में लाइट चलेगी इन तीनों में से, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो देखते हैं पहले नंबर पे कौन आ रहा है। तो पहले नंबर पे मेरे पास आ रहा है पानी, मतलब इस ऑर्डर में अगर देखें पानी और टर्पेंटाइन और केरोसिन में, तो पानी सबसे पहले आ रहा है। फिर मेरे पास टर्पेंटाइन आ रहा है, तो मतलब टर्पेंटाइन ठीक है। नहीं, फिर मेरे पास केरोसिन आ रहा है, हाँ केरोसिन बीच में फंस गया, तो केरोसिन यहाँ है, फिर टर्पेंटाइन यहाँ है। तो पानी में फास्टेस्ट हुई, केरोसिन में थोड़ा सा स्लो हो गई, और टर्पेंटाइन में, इन तीनों में से स्लोएस्ट है। और वैसे सबसे ज्यादा स्लोएस्ट तो डायमंड में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, बहुत बड़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? दिस मीन्स कि लाइट सबसे स्लोएस्ट चलती होगी डायमंड में, और 2.42 का मतलब यह है कि लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द वैक्यूम। तो डायमंड की जो स्पीड होनी चाहिए लाइट की, डायमंड में जो स्पीड होनी चाहिए वो 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ वैक्यूम होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ 3 × 10⁸ लिख के थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो। खैर बताने की जरूरत नहीं है, इतना भी बोल के काफी चल जाएगा काम कि 2.42 टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, विच इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following materials cannot be used to make the lens? भाई लेंस जब भी बनाया जाएगा तो हमेशा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनाया जाएगा, ओपेक मीडियम से लेंस नहीं बनाया जाता। उसके पीछे की पूरी कहानी है कि भाई ओपेक मीडियम्स ओपेक क्यों होते हैं, वो पूरी अलग कहानी है, स्टोरी डिफरेंट है। पर अभी के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम को यूज करना चाहिए। तो हम लोग ने पानी का लेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम ग्लास का लेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया जाता था। हम फाइबर या प्लास्टिक का भी लेंस बना सकते हैं। आजकल जो लेंस आते हैं, चश्मे पहनता हूँ मैं, तो आज चश्मा पहनना भूल गया बच्चों, बट हाँ चश्मा पहनते, फाइबर का लेंस बनता है, प्लास्टिक का लेंस बन सकता है। पर क्ले, मिट्टी 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 के आर पार ले जाओगे? नहीं यार, मिट्टी के आर पार तो नहीं। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? कॉन्वेक्स के केसेस अगर आपको याद हो तो सेम साइज की जो इमेज मिलती है वो कब मिलती है? जब इस तरफ आप 2f डैश पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस तरफ आपको 2f पे इमेज मिलती है। सेम साइज का केस तभी बनता है। तो क्वेश्चन का आंसर बना कि एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, बिल्कुल सही है। एट इंफिनिटी गलत है। एट द प्रिंसिपल फोकस गलत है। बिटवीन द ऑप्टिकल, नहीं गलत है। तो केवल ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रख के इमेज सेम साइज की बनती है। केस याद रखने पे आंसर सीधा आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी? तो बेटा डिक्शनरी पढ़ने के लिए, बहुत छोटी छोटी चीजें देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? सर मैग्नीफाइंग लेंस होता है। मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है? सर डिटेक्टिव लेंस होता है। अबे
डिटेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है? सर कन्वर्जिंग होता है। पर इसकी मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं बच्चों, वो भी सुन लीजिए। आप जब भी कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं और आपको कोई छोटा अक्षर पढ़ना है, मान लो यहाँ इस पे एक छोटी सी चींटी बैठी हुई है, आपको चींटी का चैंटा देखना है, तो चींटी का चैंटा देखने के लिए आप जो चींटी को देखोगे वो इसके फोकस के आगे रख लेना। तो जैसी चींटी फोकस के आगे आ जाती है, चींटी का चैंटा बन जाता है। वो भी कैसा? वर्चुअल। वो भी कैसा? इरेक्ट। वो भी कैसा? मैग्निफाइड। तो इसीलिए हम जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से चींटी को देख के उसको बड़ा साइज देखना चाहते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखते हैं, जिससे हमें एक बड़ी मैग्नीफाइड इमेज नजर आए। इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, आगे जाके पढ़ते हैं आप लोग। अब इसमें भी एक चीज का ट्रिक है कि जितना फोकल लेंथ कम रखोगे उतनी इमेज बड़ी बनती है। तो जो हम मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर में हम जितना इसको पास रखेंगे, चींटी को पास रखेंगे, उतना ये ज्यादा पावरफुल लेंस होगा, और जितना ये पावरफुल लेंस होगा उतनी बड़ी चैंटा, चींटी का चैंटा बनेगा। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5, यस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल, ठीक है। तो कॉनकेव तो हमें यूज ही नहीं करना था, कॉन्वेक्स यूज करना है, और उसमें भी हमें क्या यूज करना है कि जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना बड़ा मैग्नीफाइंग पावर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। हमने मान लो आधे लेंस को किसी काले का, ये मैंने अभी भी थोड़ा सा बिस्किट खाया था, इसी से करता हूं। तो अगर मैंने किसी आधे लेंस को काले कागज से कवर कर दिया, काला कागज, ये मैंने आधे लेंस को कवर कर लिया। तो अगर मैंने आधे लेंस को किसी काले कागज से कवर कर लिया, तो फिर क्या होगा इससे? इससे क्या मेरे को इमेज देखने में दिक्कत आएगी? नहीं, इमेज तो वैसी बन रही है, पूरे से बनाओ आधे से बनाओ, इमेज तो बन रही है, लाइट तो आ रही है मेरी आंखों में, मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। अच्छा, तो वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज? ऑफ कोर्स। बच्चे क्या सोचते हैं कि आधा लेंस कवर कर लेंगे तो आधी लेंस से आधी इमेज दिखती है? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। आधा लेंस कवर करने पर भी पूरी इमेज ही नजर आती है। ऐसा नहीं है मुझे छोटा, मतलब मुझे कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, ये जरूर अंतर है कि लाइट जितनी पहले गिर रही थी इसके एपर्चर पर, इसके एपर्चर पर जितनी लाइट पहले गिर के कन्वर्ज मार रही थी उतनी नहीं हो पा रही। तो इमेज की क्वालिटी थोड़ी गिर गई है क्योंकि आधे लेंस की मदद ले रहे, पर इमेज की लोकेशन, इमेज के साइज, इमेज के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नो डिफरेंस इन द नेचर, द साइज और द लोकेशन, बट द डिफरेंस ओनली इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। तो इमेज में जितनी लाइट रे जा करके इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी, अब आधा लेंस कवर करने से उतनी लाइट नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या आप बोल सकते हैं उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, या आप उससे बोल सकते हैं उसकी क्वालिटी या शार्पनेस कम हो जाती है। तो शार्पनेस, क्वालिटी, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, कोई भी आपको जो शब्दावली अच्छी लगे वो यूज कर लीजिए, पर हाँ ये सब चीजें कम हो जाती हैं। पर इमेज की लोकेशन, इमेज का नेचर, इमेज का साइज, मैग्निफिकेशन, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, इसकी फोकल लेंथ 10 है, पॉजिटिव 10 है, सब जानते हैं इसकी फोकल लेंथ राइट की तरफ होती है, प्लस में होती है। ड्रॉ द रे डायग्राम यहाँ आप करना, एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर। चलो फॉर्मूले से पहले अपन इमेज को लोकेट करते हैं। जो बच्चे पहली बार मेरे से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं प्लीज जाकर के पहले मिरर वाले से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन वगैरह बच्चों को समझाया था कि कैसे लाइट की डायरेक्शन को प्लस लिया जाता है। सो 1/f इक्वल्स टू, यहां पर 1/v, प्लस था या माइनस था मुझे तो याद है, तुम्हें याद करना है। अब अगर तुम्हें इसमें अभी भी दिक्कत होती तो मैंने क्या बताया, एम मिरर के मैग्निफिकेशन में माइनस आता है तो उसके फॉर्मूले में प्लस आता है, यहाँ मैग्निफिकेशन में प्लस आता है तो इसके फॉर्मूले में माइनस आता है, तो -1/u। ठीक है, चलो फोकल लेंथ कैसी है, प्लस है, तो 1/+10 1/v मुझे निकालना है, और u मेरे पास है -25,
तो -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 1/25 इधर आ जाएगा, 1/10 कैलकुलेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको 10 और 25 का एलसीएम लेना आता है 50, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो वी का आंसर बच्चों आ गया होगा आपके पास 50/3 सेंटीमीटर। और ये भी आंसर खुद ही प्लस में आया है, तो खुद चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता है भैया भैया भैया, इमेज उधर बनी उधर बनी उधर बनी। तो एक रियल इमेज बनी होगी उस तरफ जाके बनी होगी, एक रियल इमेज बनी होगी उस तरफ जाके बनी होगी। ये इसका डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा। अब बात ये चल रही है उसकी हाइट कितनी होगी, तो हाइट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं v/u, और इसमें भी साइन कन्वेंशन सब कुछ ठूसना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। v इज द इमेज, v कितना है 50/3, एंड u इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है -25, 25 ने 50 को 2 बार मारा, तो ये बचा 2/3 माइनस का, मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। कैसे पता, 2/3 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो डिमिनिश्ड इमेज है, माइनस मतलब इन्वर्टेड है और उस तरफ बनी है, इसलिए ये एक रियल इमेज है। ठीक है, अब इसको आप ही हो लिख सकते हैं HI/HO, जिसमें HI निकालना है अगर, तो HO को लात मार के भेजना पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 5, तो 5 उस तरफ भेजा, 5 दूनी 10, 10/3, दैट इज ऑल्सो -3.33 सेंटीमीटर। ये हमारी इमेज की हाइट आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कॉन्केव बना रहा है तो इमेज इस तरह बनी होगी, छोटी सी बनी होगी, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, गुड है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होगा, याद है ऑब्जेक्ट चलता था, बच्चा उसका आगे आगे चलता था, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं होगा, इमेज उसके आगे होगी कहीं ना कहीं। आपसे पूछ रहा हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, बताओ कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है, आप यू बता दो बस। चलो आराम से करेंगे, भड़बड़ी नहीं करेंगे, हम यू का साइन नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जो नहीं पता हम उसका साइन खुद से फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f। आपको पता है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि आपने देखा था जब लाइट हमने सीधी फेंक के मारी थी तो आगे आगे खुल गया था मुंह, और फिर पीछे खींचने पर लाइट का कन्वर्जेंस नजर आया था, अपीयर हुआ था, तो वर्चुअल फोकस था -15। तो -15 यहां आया 1/v माइनस, और u v रख देते हैं ना, v तो पता है ना, v कितना है, इस तरफ ही इमेज बनी होगी, वर्चुअल इमेज बनी है, तो 1/-15 है ना, और -15 पे है, फोकल लेंथ 15, फॉर्म्स एन इमेज 10, ओहो 10 सेंटीमीटर बच्चों, सॉरी ये 10 है, ठीक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां रख देना -10, ठीक है, इमेज -10 पे है, और माइनस फॉर्मूले का, और यू को छोड़ दो, यू को छोड़ दो, खुद निकलेगा, 1/10 इधर को दाओ, 1/10 माइनस 1/15 इक्वल्स टू -1/u। एलसीएम ले लो, 30 3 बार पकड़ा, 2 बार पकड़ा, 1/u नेगेटिव का, तो -1, u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। माइनस खुद चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता है कि तुम्हारी इमेज, तुम्हारा ऑब्जेक्ट माइनस में रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपका आंसर केवल मैग्नीट्यूड में देना, तो मैग्नीट्यूड 30, खत्म। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ द लेंस। ओह क्वेश्चन खत्म हो गए, तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में, तुम्हें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए ना तो अलग से कमेंट कर देना। पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, पर मैं अब कंफ्यूज हो गया था, पहले मुझे लगा रिफ्रैक्शन पढ़ा दूं फिर एक पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। ये एक पॉइंट हो सकता है कि आप पूरा पढ़ चुके मुझसे ऑप्टिक्स या लाइट जिसको आप कहते हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हो कि 1-1.5 घंटे का सेशन प्रॉपर प्रैक्टिस का डाला जाए, या आप चाहते हो कि फिर मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊं, तो पहले आप बता देना, एक बार आप अपने दिमाग से फिक्स हो जाओ, फिर मैं आपके हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस की। पावर, यहाँ पे पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है ताकत, तेरी ताकत कितनी है उसको देखने के लिए तुझे आजमाना पड़ेगा ना। मुझे ऐसे बोलता रहेगा तू सब मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो फिर मैं कैसे मान लूँ, उसके लिए तो मुझे तुझे से आजमाना पड़ेगा, कुछ सामान उठवाना पड़ेगा, लड़ाई वड़ाई करवानी पड़ेगी। लड़ाई करेगा, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी बेटा, हमको पावर केवल टेस्ट करनी आनी चाहिए। अब किसी भी लेंस की पावर कितनी ज़्यादा है ये कैसे पता चले कि ये ज़्यादा पावरफुल है ये, एक तो तरीका है देखना स्टार्ट कर दो, दिख जाएगा, ये बड़ी बड़ी इमेजेस बना रहे हैं छोटी, दिख जाएगा। पर दूसरा अच्छा तरीका है कि आप इसके ऊपर लाइट गिरा दो, वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे हम इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को गिराएंगे ये लाइट को पिचकाएगा, और जैसे हम दूसरे लेंस पे भी लाइट गिराएंगे ये भी लाइट को पिचकाएगा। अब बच्चों आप खुद सोच के बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है, जो लाइट को पिचकाने में देर करे या जो लाइट को जल्दी पिचका दे, पचाक सीना पिचका दे, जो लाइट को जल्दी पिचका दे। और जल्दी पिचकाने का मतलब फोकस पास है, और फोकस पास का मतलब फोकल लेंथ कम है। इसका मतलब जिसका फोकल लेंथ कम होता है उसका पावर ज्यादा होता है। इजी सिंपल। तो
फोकल लेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जितना फोकल लेंथ कम रखेंगे उतना पावर लेंस का ज्यादा होगा। और इसलिए जो पावर का फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाइए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 की तरह लगा लीजिए, बना दिया गया 1/f। जिसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि f आपका मीटर में होना चाहिए, तो पावर आपका डायोप्टर्स में आता है। तो जब आप बात करते हो ना, सर मुझे चश्मा +1.5 का लगा है, सर मेरे को चश्मा -2 है, मेरी आंखों की पावर इतनी है, तो वो पावर वो वाली पावर नहीं है जो तुम सोच रहे हो वॉट्स वाली, कि घर की मोटर खरीद के ला रहे हैं 1000 वॉट की। मम्मी इसकी पावर 1000 वॉट है, मेरे चश्मे की भी पावर 1000 क्यों नहीं है? ऑप्टिक्स की चीज़ें अलग होती हैं, ऑप्टिक्स की डेंसिटी अलग होती है, ऑप्टिक्स की पावर अलग होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पावर चश्मे वाली पावर है जिसको हम डायोप्टर्स में नापते हैं, पर फोकल लेंथ हमें मीटर में ही रखनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होगा तो कन्वर्जिंग लेंस ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ पॉजिटिव दिखाएगा, और जब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो अपने आप से आपकी पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो जितने भी कन्वर्जिंग लेंस होते हैं इनकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा लेंस पहना है और कहता है मेरी पावर प्लस में है, तो मतलब वो एक कन्वर्जिंग लेंस पहना होगा। और अगर कोई बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, मेरी पावर नेगेटिव है, मेरे लेंस की पावर नेगेटिव है, तो अगर तेरे लेंस की पावर नेगेटिव है मतलब तेरी फोकल लेंथ नेगेटिव है, क्योंकि तेरी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो तेरी पावर भी नेगेटिव आएगी। तो पावर नेगेटिव हमारी हमेशा डाइवर्जिंग लेंस की होती है, क्योंकि उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है। सही बात है। तो मतलब पावर का भी साइन कन्वेंशन है यहाँ पर, किसी की प्लस पावर होगी तो किसी की पावर माइनस में हो सकती है। पावर प्लस में किसकी होगी? जो कन्वर्जिंग होंगे क्योंकि उनकी फोकल लेंथ प्लस है, और पावर माइनस में कितनी किनकी होगी? जो डाइवर्जिंग होगी जी, क्योंकि उनकी पावर, इनकी फोकल लेंथ नेगेटिव में है। ठीक है, तो पावर का भी साइन कन्वेंशन है, कब प्लस कब माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द ऑप्टिकल लेंथ, सॉरी ऑप्टिकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2D इफ व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस लेंस। तो फटाफट आपने लिखा पावर इक्वल्स टू 1/f, यहां लिखा -2 डायोप्टर्स इक्वल्स टू 1/f, f का आंसर आ गया -1/2 मीटर्स। बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 मारा आपने, सो f इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। अब कैसा लेंस है? साफ साफ नजर आ रहा है फोकल लेंथ नेगेटिव है। लाइट ऐसे फैला दी होगी, पीछे खींचने पर फोकस आया होगा, तो पीछे खींचने पर फोकस आया मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कॉनकेव लेंस है। क्लियर बच्चों? पक्का? आगे देखते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है? तो एक डायोप्टर का मतलब हुआ जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो फिर हम उसका लेंस का पावर, 1 मीटर फोकल लेंथ की लेंस का पावर हम 1 डायोप्टर कहा करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लेंस है जिस पे आपने लाइट फेंक के मारी, उसने 1 मीटर दूर जाके लाइट को पिचकाया। कितनी दूर? 1 मीटर दूर जाके लाइट से बोला ए पिचक जा। तो 1 मीटर दूर, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ये इसको बोलते हैं 1 मीटर लगभग लगभग, 1 मीटर दूर जाके लाइट पिचकेगी, तब उसका पावर 1 डायोप्टर्स होता है। तो सोचो हम कितनी कम पावर के लेंस पहनते हैं। आप ये सोचो, हम पहनते हैं 2 पावर का, 2.5 पावर का, तो हमारी लेंस की फोकल लेंथ कितनी ज्यादा होती होगी। और हम सोचते हैं लाइट ऐसा कि ऐसे पिचक जाती है, इतने में तो पिचकती नहीं है। अगर इतने में पिचक गई होती तो पावर बहुत ज्यादा हो जाती लेंस की। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी पे जब जाके लाइट पिचकेगी तब जाके वो 1 डायोप्टर का पावरफुल लेंस बनेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। गलती मत करिएगा, कॉनकेव लिखा है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो गुमराह कर रहा है। वो कह रहा है ये डायरेक्ट लिखो, आपको नो, ये फोकल लेंथ पहले लिखो -2 मीटर, तो पावर निकलेगी 1/f, और f की जगह -2 मीटर की चीज मीटर में रखेंगे तो आंसर आएगा -0.5 डायोप्टर्स। तो जिसकी पावर, जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर होगी उसकी पावर 0.5 डायोप्टर्स होगी। ठीक है, चलिए। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D, ये करेक्टिव लेंस है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो फोकल लेंथ जल्दी से निकालें। पहली बात तो 1.5D प्लस का है, तो आपको फोकल लेंथ 1/पावर लिखना है, या चलो पहले पावर लिख लो। पावर 1/फोकल लेंथ 1.5, तो पावर इक्वल्स टू 1.5, नहीं मैंने सही लिखा था, चलो पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, 1.5 इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/1.5, घुमा फिरा के वहीं आ गए अपन।
मैं क्या फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा था, 1/पावर। कर सकते हैं ना बच्चों, इतना तो कर सकते हैं, 1/पावर। तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/1.5 इंटू 100 कर दीजिए आपको, अगर आंसर की आदत है सेंटीमीटर में इसलिए। तो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर इन सेंटीमीटर इंटू 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1000/15, जिसको हम लिख सकते हैं 200/3, जिसको लिख सकते हैं 66.67 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन तुम कर लेना है, तुम्हारा काम है वो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो गया। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग, अबे यार क्या प्लस में है ना, तो प्लस तो कन्वर्जिंग ही होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है, कंफर्म 100% कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। चलो डन। चलो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अच्छा हमें बता दिया है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो 50 पे ही हो गई, फिर 2f है। अरे यार ये हो गया खत्म। तो ये 50 की इमेज 50 पे ही बनती है, वो तो तभी होता है सेम साइज, यही तो कह रहा है वो, एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर तो यही होती है 50-50 पे। ये तभी हो सकता है जब 2f की वैल्यू 50 हो या f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो। तो फोकल लेंथ पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस का। आपको एक और चीज बतानी है, पावर। तो पावर होता है 1/f, गलती मत करना दोस्त, 25 को 100 से डिवाइड करके रखना है यार, तो मतलब 1/4 रखना है यार। 1/4 रखोगे तो +4 डायप्टर्स, ये इसका पावर का आंसर होगा। तो देखो अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो तुम नीचे कमेंट करके जाओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्रॉपरली मुझे बताओ, है ना, क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। तुम्हें जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है तुम वो चीज कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग के पास नीट के बैचेस हैं, जेई के बैचेस हैं, बहुत सारी जगह पढ़ाई चल रही है इस समय, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई चल रही है इस समय। तो वो बैचेस को कवर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बीच में हमें ऐसा लगा कि हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए, इसलिए 10th क्लास में कुछ टॉपिक्स हमने उठाने स्टार्ट किए। तो मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस प्रिपेयर करी है। ऑप्टिक्स का मैंने आपको पहला पार्ट दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का, बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों ने उसमें कमेंट किया सर हमें ये करवाइए, हमें वो करवाइए। पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सबसे दुखती नस मुझे बताइए, जिससे मैं उसका समाधान दे सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस पेस पे पढ़ना है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या पढ़ने हैं एग्जैक्टली, वो सब बता के ज़रूर जाइएगा। बाकी कोई भी और ज़रूरत लगती है तो आप फटाफट नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट सब लोगों के ज़रूर पढ़ूंगा, सारे लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करके जाना, बाय।